लगेगा। और अगर आपके वैकल्पिक कुछ भूगोल इतिहास टाइप के हैं तो जिनका जीएस से ओवरलैप है वो कर सकते हैं। लेकिन बात बड़ी ये है कि चाहे आप 24 में दें, चाहे 25 में दें, चाहे 26 में दें, ये आखिरी के 90 से 100 दिन आपका निर्धारित करते हैं कि आप प्रीलिम्स पास करेंगे या नहीं करेंगे। तो आशा है आप सभी मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। गुड आफ्टरनून। और सभी लोग पूरे उत्साह के साथ अपने प्रीलिम्स की तैयारी में जो इस वर्ष दे रहे हैं और जो नहीं दे रहे हैं उन्हें भी सब कुछ हो रहा है। तो हिमालय में वलन की प्रक्रिया अभी भी जारी है। तो क्या ये हो सकता है कि आने वाले समय में हिमालय की ऊंचाई बढ़ जाए और नई पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हो जाए? गुरु कुमारी तो बहुत ही पॉपुलर बात है, क्यों नहीं आप इस चीज़ पर मेरा इंतजार कर रहे हैं? ये तो फैक्ट है कि हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है। जब हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है, ये कोई ऐसा वो नहीं है कि बहुत ही ऐसी बात हो जो क्लासेस में ही पता चले। ये सभी को पता है कि हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है, तो निश्चित रूप से और ऊंचाई बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये है। मेरा हेल्थ अभी ठीक है, मैंने दवाई ले ली है तो काम करेंगे। गुरु कुमार जी चैट अपना बंद कर दीजिए, बार बार इसको मत कीजिए। तो सामरिक प्रॉब्लम क्या है बेटा? ये इसको शब्द की क्लास ना बनाएं। अगर आपका हिंदी मीडियम है तो शब्द में सामरिक पता होना चाहिए। अंग्रेजी में इसे स्ट्रेटेजिक बोलते हैं। स्ट्रेटेजिक मतलब जो आपकी सुरक्षा से, जो आपके भू क्षेत्र में, जियो ज्योग्राफिकल एरिया में जो आपकी स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी, और वो सिक्योरिटी कई तरह की हो सकती है। एक तो फिजिकल बॉर्डर की सिक्योरिटी, आर्थिक सिक्योरिटी, कई तरह की सामरिक दृष्टि से चीजों को देखा जाता है, उसे अंग्रेजी में स्ट्रेटेजिक कहा जाता है। ठीक है, सभी लोग जो लोग कुछ ऐसे हैं कि ऑप्शनल अभी उनका चल रहा है, तो मैं निश्चित रूप से कहूंगा अगर आप 2024 का दे रहे हैं तो अभी तो आप आराम से मार्च तक कर सकते हैं। मार्च एंड तक तो कर सकते हैं, ऑप्शनल की क्लास करनी चाहिए। उसके बाद अगर आप 2024 दे रहे हैं तो अप्रैल में तो आपको चाहिए होगा भाई, मार्च जमा हो जाएगी। सर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस तो आप करें या नहीं, ये आपके ऊपर है। ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि आप डेली जो है बहुत सारे आंसर लिख रहे हैं, और डेली बहुत सारे आंसर लिख रहे हैं तो आप इस प्राथमिक क्लास में होते ही नहीं। तो ये सब ऐसी बातें ना करें जो बहुत ही बड़ी बड़ी बातें हैं। एक अगर आपने कुछ पढ़ा है और उसके ऊपर अगर लिखना हो तो कितना समय लगता है? 10-15 मिनट लगते हैं। तो ऐसा कोई इसको बहुत बड़ी चीज़ बताना कि आंसर राइटिंग क्या बंद कर दें, ये दिखाता है कि आपको आंसर राइटिंग के बारे में ज़्यादा नहीं पता है। सब पेपर इतनी ईजिली लीक हो जाता है। आप इन सब चीज़ों को, नकारात्मक चीज़ों को सोचना बंद करिए, अपनी तैयारी रखिए। सर मेरा कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना तो आपको बनवाना है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो ये तो हुए आपके पहले 5 मिनट। अब हो गया 3 बज के 5 मिनट। इससे ज़्यादा मैं आपके डाउट्स नहीं ले सकता, क्योंकि अब डाउट्स जो हैं, जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उससे कम है और बाकी चीज़ों पर ज़्यादा हो रहे हैं, तो रेगुलर रहते हैं, वापस आते हैं। तो आज बच्चों हम पृथ्वी के भारत की बात कर रहे हैं, भारत के भू आकृतिक प्रदेशों की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द फिजियोग्राफिक यूनिट्स ऑफ इंडिया। हिंदी अंग्रेजी दोनों में बोल रहा हूँ ताकि आप उसमें घबराएं नहीं। और इसमें हमने सबसे पहले हिमालय की बात की है। वी टॉक्ड अबाउट हिमालयस, हाउ दे वर क्रिएटेड, हाउ कोलिजन हैपेंड, और किस तरह से हिमालय स्टेप वाइज किन क्रमों में बने। पहले ट्रांस हिमालय बना, फिर उसके बाद हिमाद्री, फिर हिमाचल और शिवालिक। अब उसके ही क्षेत्र को हमने लास्ट मेरे ख्याल से जब क्लास खत्म की है उसी की बात हो रही थी। तो एक तो हमने लैटिट्यूडनल डिवीजन कर लिया जिस क्रम में वो बने, ट्रांस हिमालय, इनर हिमालय, मिडिल हिमालय, आउटर हिमालय। उसके बाद हमने उनका प्रादेशिक विभाजन किया, रीजनल डिवीजन, जो हमने आपको बताया कि बुराट की सिडनी बुराट की जो संकल्पना थी नदियों के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स, हाउ हिमालयस कैन बी डिवाइडेड इनटू लॉन्गिट्यूडिनल रेंजेस। तो वो हमने किया था, क्लास वहीं पर खत्म हुई थी। और मेरे ख्याल से मैंने कुछ आपको हिमालय के नदियों के पास या दर्रे, उनकी भी मैंने बात की थी। तो वहीं पर, ताकि हमारी तार न टूटे, वहीं पे ले जाकर आपको दिखाता हूँ। तो हम उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमालाओं की बात कर रहे थे। यहाँ हमने दाफला, मिशमी, अबोर, मिशमी, ये सब हमने बात की थी। इन पर्वतों की भी बात की थी। ठीक है, ये हमारे ट्रांस हिमालय, फिर ग्रेटर हिमालय, फिर मिडिल हिमालय और लेसर हिमालय, ये हमारे शिवालिक से यहाँ तक आए थे। लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन की हमने बात की थी लास्ट क्लास में। अनुदैर्घ्य दृष्टि से हिमालय को कैसे बांटा जा सकता है नदियों के आधार पर। सिंधु नदी, सतलुज नदी, काली नदी, तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र। 1, 2, 3, 4, 5 नदियों से 4 में हमने इस तरह काटा था। तो आशा है आप यहाँ तक मेरे साथ थे। इनमें हमने पंजाब हिमालय की बात की थी, कश्मीर, पंजाब हिमालय को कश्मीर हिमालय भी कहते हैं, इस क्षेत्र में आता है। ठीक है, इस क्षेत्र में तीनों हमने कहा था यहाँ पर चौड़ा है, यहाँ पर हमारे पास चारों श्रृंखलाएं मिलेंगी। उसके बाद हमने देखा यहाँ पर उत्तरी ट्रांस हिमालय एकदम बर्फ से ढके होते हैं, नीचे नीचे आते आते शिवालिक तक हमें सारी रेंज मिल जाती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, कुमाऊं हिमालय की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि थोड़े थोड़े एक साथ आने लगते हैं। कुमाऊं हिमालय का जो इनर हिमालय नेपाल की सीमा के साथ, नेपाल और तिब्बत की सीमा के साथ हो जाता है। उसके बाद हमने जो मध्य हिमालय था, मध्य हिमालय को हमने वैसे भी भागों में बांटा था, पीर पंजाल, धौलाधार, नागटिब्बा और मसूरी। तो कुमाऊं में आएंगे नागटिब्बा और मसूरी, और उसके बाद शिवालिक तो उसके नीचे रहते हैं। नेपाल में अगर आपको याद हो कि नेपाल में हमने यहाँ पे कहा था कि इसका सबसे ऊंचा वाला हिस्सा है, हिमालय का सबसे ज्यादा ऊंचा हिस्सा। और यहाँ पर जो हमने इनर हिमालय में तो सबसे ऊंचा आया, मिडिल हिमालय में हमने उनको क्या कहा, मिडिल हिमालय में हमने उनको कहा कि ये मिडिल हिमालय में महाभारत रेंज है। ठीक है, उसके बाद किसी ने कहा कि सर हिमालय को फोल्ड माउंटेन क्यों कहते हैं? फोल्ड माउंटेन कहना, अगर आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं, अगर आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। तब बहुत दिक्कत हो जाएगी क्योंकि आपको फोल्ड माउंटेन वहां पर बताया गया। ठीक है, सभी लोग ठीक है? सेल से नहीं थी, आपकी मर्जी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ कवर नहीं हुआ तो आपको क्लासेस दोबारा देख सकते हैं, अगर नहीं देखना तो कोई दिक्कत नहीं है। पूरा का पूरा स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल सभी उसमें कराया गया। ठीक है, तो कुमाऊं हिमालय हो गया, नेपाल हिमालय हो गया और असम हिमालय, हमने इतनी बात कर ली थी। फिर हमने कुछ ग्लेशियर्स की भी बात की थी। हमने आपको बताया था बटूरा बाइको, सियाचिन बाल्तोरो, सियाचिन ग्लेशियर की बात हुई। फिर हम यहाँ पर आए तो हमने यहाँ पे गंगोत्री, यमुनोत्री भी हमने देखा था। ठीक है, यहाँ भी हमने देखा था। और उसके बाद माउंटेन पासेस की हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि माउंटेन पासेस जो इंपॉर्टेंट है। सभी लोग क्लियर हैं? अब ये बताएं मुझे, ये बताएं कि हिमालय में कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? अभी तक हिमालय की कुछ समझ बनी है या नहीं बनी? हिमालय की कुछ समझ बनी है या नहीं बनी? बहुत आसान है, चैट पे लिख देना कि भैया हमें तो कुछ समझ नहीं आई। आपकी भी एक समझ की क्षमता होती है ना। अगर कोई छात्र यहाँ पे लिखे कि सर फोल्ड माउंटेन क्या है, तो फोल्ड माउंटेन ही नहीं पता तो गड़बड़ है ना। कुछ समझ बनी है कि नहीं बनी? देखिए किसी ने नोट्स लिखे हैं, वो कह रहा है कि कुमाऊं को ही बुग्याल बोलते हैं क्या? पूजा कुमारी, देखिए कितना गलत कर रहे हैं। ये जो हमने कहा था कि मध्य हिमालय में जो मर्ग होते हैं, घास के क्षेत्र होते हैं, कश्मीर में उन्हें मर्ग कहते हैं और कुमाऊं में उन्हें हम क्या कहते हैं, बुग्याल कहते हैं, घास के क्षेत्रों। अब कोई कह रहा है कुमाऊं में, ये क्या होता है? ये वो वाले छात्र हैं जो सिर्फ छात्र होते हैं। और अभी किसी छात्र ने लिखा भी, तो वो जो भी है, तो प्लीज उस चीज में आप अपनी समझ जानते हैं कि आपका एग्जाम में होने वाला है नहीं होने वाला। केवल क्लास में आकर वीडियो चल रहे हैं, आपके सामने पूरा एरिया कवरेज होता है, तो आपकी ये परिचय करता है कि आप सीरियस भी हैं या नहीं। ठीक है, चोटियों और दर्रे में दिक्कत हो रही है। अभिजीत सिंह की दिक्कत नहीं, आपको याद करनी। दिक्कत क्या? आपको तो याद करनी है ना, आपको तो याद करनी, अब तो नाम लगाने ना। तो ये हुआ हिमालय। तो मैं आप सभी से एक चाहता हूँ कि ब्लैंक पेज लेंगे और आपने कहा कि आपको हिमालय समझ गया है, बहुत सारी चीजें आई हैं। तो मेरा आपसे प्रश्न ये है कि हिमालय की भारत के लिए
भारत का महत्व, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हिमालयस, कौन बताएगा? सिग्निफिकेंस ऑफ हिमालयस। हिमालय का महत्व। मानसी कह रही दर्रे नहीं आते, तो मानसी दर्रे तो देखने पड़ेंगे ना। जल्दी बताइए, देखें कितने लोग ये बता पाते हैं। तो पहली चीज, सभी लोग कुछ डिफेंस लिख रहे हैं। पहली चीज, काम करना है, टाइप नहीं करना, टाइप नहीं करना। अब आपने हिमालय देख लिया, हिमालय का भूगोल तो देख लिया, लेकिन हिमालय की जो सिग्निफिकेंस है, ये मेंस की दृष्टि से भी करा रहा हूं, ये एकदम से मानसून नहीं लिख देना। कम से कम आपके पास 10 बिंदु होने चाहिए, तब टाइप करें सभी लोग। कम से कम आपके पास 10 बिंदु होने चाहिए, तभी टाइप करें। साइबेरियन हवा को रोकता है, अटलांटिक से आने वाली हवाओं को रोकता है। अटलांटिक, पवन जी कहां पर हो? भारत का अटलांटिक से क्या लेना देना भाई? अटलांटिक से आने वाली हवाओं को रोकता है, ये तो मैंने सुना। पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, भूमध्य सागर से कुछ चक्रवातों को वो कर सकता है। अटलांटिक, तो अभी सभी लोग धन्यवाद, आपने प्रयास किया, फिर आप बहुत आसानी से लिख देंगे हमको कुछ नहीं पढ़ाया। ये लिखने से पहले 2 बार सोचिएगा, क्योंकि इतने सालों, हजारों लोग आपको देख रहे होते हैं, आपका चैट पढ़ रहे होते हैं, और मैंने आपको बताया कि केजीएस ने आपके लिए एक टॉप क्वालिटी, एक उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने का जो बीड़ा उठाया है, उसका लाभ उठाइए। ये छोटी मोटी बात करेंगे नहीं, हमारा बैच लोग निकल के मारेंगे, लोग निकल के मारेंगे कि अरे हिमालय पढ़ाया तुमने तो कुछ भी नहीं पढ़ाया, निकल के मारेंगे लोग। तो ये वाला खेल खेलना बंद करिए। अब आइए सिग्निफिकेंस पे। अब देखते हैं कि सिग्निफिकेंस, जब आपने इतना हिमालय कर लिया, तो इसके सिग्निफिकेंस में किसी का बॉर्डर है, हिम है, ये है, तो अगर आपको इसमें मार्क्स चाहिए, तो आपको थोड़ा सा मानक भाषा में लिखना पड़ेगा। किसी ने कहा सर उत्तर लेखन बंद कर दें। पहली चीज ध्यान दीजिए सभी लोग, रुक जाइए, बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग प्रयास कर रहे हैं। मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो केजीएस के इस अवसर का बहुत लाभ लेकर आगे तक जाने वाले हैं। कुछ लोग ऐसे ही हैं, कहानी करते रहेंगे, साहब हमको हिमालय में कुछ नहीं पढ़ा है, उनका खेल चलता रहे। बाकी लोगों से बता रहा हूं, उत्तर जो है वो किसमें लिखे जाते हैं? वो लिखे जाते हैं हेडिंग्स में, बिंदुओं में नहीं। अंतर समझिएगा, हेडिंग वर्सेस पॉइंट्स। कुछ शीर्षक ढूंढने पड़ेंगे और कुछ बिंदु। तो बिंदु क्या होते हैं बच्चों? असंख्य होते हैं। तो बिंदुओं का कोई अंत नहीं, आप लिखते जाए पर्यटकों का आकर्षण, सर मैदान को बनाने का कारण, मानसून, आप देखेंगे पागलपन हो जाएगा, इतनी सारी चीजें आ जाएंगी। लेकिन ये जो होता है, ये आपकी परिपक्वता को, सोच को दिखाता है। दिस शोज योर थिंकिंग, दिस इज इनफाइनाइट। तो जल्दी से बताइए, आप मुझे अपनी सोच दिखाना चाहते हैं, बच्चा बन के दिखाएंगे या मैच्योर? इमेच्योर या मैच्योर? जल्दी बताइए, इमेच्योर या मैच्योर? इस बच्चे ने पूछा सर फोल्ड माउंटेन क्यों कहते हैं हिमालय को? तो आप समझते हो सीरियस नहीं, वो सीरियस नहीं, उसने जनरल ज्योग्राफी क्लास नहीं की। फिर वो कहेगा कि हमको जनरल ज्योग्राफी नहीं पता। माजिद हुसैन में अच्छा दिया है एक्सप्लेन। अब ये सोचिए, माजिद हुसैन में दिया, ये किताब का नाम बता रहा है, आप सोचिए हो सकता है कहीं पे शिक्षक को भाई बेटा, सभी लोग सोचिए कितनी मूर्ख बात है कि अगर आपसे परीक्षा के प्रश्न पूछा हिमालय का महत्व बताइए, तो आप क्या करें? माजिद हुसैन में दिया है, चंपक कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स में दिया है। तो ऐसे ही मैच्योर बच्चे रहे। तो हम मैच्योर की बात करते हैं, तो मैच्योर में क्या आना चाहिए बच्चों? हमारे पास हेडिंग्स आनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि हिमालय की सबसे बड़ी क्लाइमेटोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है। अब बताइए इसके अंदर आपके कितने सारे विचार आ गए? एक ही बिंदु के बीच में कितने सारे विचार आ गए? एक तो चंपक का आपने उत्तर पढ़ लिया, माजिद हुसैन किताब में है, हटा दे, वो पता नहीं कितना नुकसान भी कर रहा होगा, वो क्लास में पढ़ाने के लिए मैंने आपको कहा बच्चों ये मैंने बता दिया, ये ना एनसीईआरटी में लिखा नहीं, मैं पढ़ा रहा हूं। तो ये वाला मजाक नहीं करेंगे, और ऐसे बच्चों की बात में भी नहीं आएंगे। ये लोग क्लास को अपने ही उसमें चलाने वाले हैं, और बहुत ही देखिए डेजर्ट का मतलब क्या होता है आप समझ रहे हैं? तो छोड़ दो इसको। तो जलवायु का महत्व मुझे बहुत ही क्लियर लगता है कि हमारी जलवायु में एक जलवायु विभाजक है। ये लिखते रहिए बच्चों, जलवायु विभाजक आपने भी सोचा और मैं भी बता रहा हूं आपको। इंग्लिश वाले लिखेंगे क्लाइमेटिक डिवाइड, क्लाइमेट डिवाइड। आप जानते हैं इस क्लास में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने केजीएस में सिर्फ विज्ञान के लिए क्लास ज्वाइन कर ली, सस्ता मिल रहा था, चलिए ठीक है, माजिद हुसैन बता देंगे सर डेजर्ट क्या होता है, ये चलता रहेगा, हम लोग फोकस करें। तो क्लाइमेट डिवाइड का मतलब क्या होता है कि हिमालय के इस तरफ का जलवायु और इस तरफ का जलवायु अलग है। हिमालय के इस तरफ भारत का जलवायु और चीन का जलवायु अलग है, क्योंकि ऊंचा है, विभाजक। इसी में आपने मुझसे कहा साइबेरिया की ठंडी हवा, साइबेरिया की ठंडी हवा भारत में नहीं आ पाती। और मैं आपको ये भी बता दूं, भारत के मानसूनी तंत्र जो है हमारा मॉनसून सिस्टम, ये हिमालय की वजह से है, नहीं तो ये मानसून की हवाएं बाहर को चली जाती। ये क्या हो जाती? बाहर को चली जाती। बड़ी बात है कि नहीं? इसी हिमालय की वजह से पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस उत्तर भारत में विंटर रेन करते हैं, शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो बताइए जलवायु का इंपॉर्टेंस है कि नहीं? बेहतर है। अब आप सोचिए, आपने मुझे क्या दिए थे? बिंदु दिए थे। मैं आपको सिर्फ तरीका बता रहा हूं बच्चों। बहुत बार होता है कि हमें जो है इस एग्जाम को देने के लिए हम पढ़े तो हैं लेकिन हम उसमें अंक नहीं ला पाते। तो कैसे लाने? उसमें विचारों को संवर्धन करना है। वी हैव टू इंक्रीज आवर आइडियाज एंड आइडियाज विल गो इनटू हेडिंग। सेकंड जो मुझे लगता है, दूसरा जो मुझे लगता है कि हिमालय जो है हमारे हाइड्रोलॉजी जल या अपवाह तंत्र को भी प्रभावित करता है। ठीक है, क्या आपको पता है हिमालय में ग्लेशियर है? ग्लेशियर और हिमनद ये क्या कहलाते हैं? वाटर टावर्स ऑफ एशिया। केवल भारत के नहीं, पूरा एशिया, चीन की तरफ भी, दक्षिण पूर्वी एशिया की तरफ भी, दक्षिण एशिया की तरफ भी, ये सब क्या करने वाले हैं? नदियों का स्रोत। मैं लिख दूं वाटर टावर्स ऑफ एशिया, इंग्लिश में भी लिख रहा हूं, हिंदी में भी। ठीक है, तो सोचिए यही था सिग्निफिकेंस। आप भी सोचिए, आपने भी तो अपने उत्तर लिखे थे, और अभी अचानक इस उत्तर में एक थोड़ी इज्जत बढ़ने लगी कि नहीं लगने? ठीक है, यहीं पर मुझे लगता है ग्लेशियर के अलावा बहुत सारी झीलें भी हैं, और झीलों में जल का स्रोत है, इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नहीं हो जाता? ठीक है, मुझे लगता है कि ये दोनों चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा एक
पारितांत्रिक यानी इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी रखते हैं। इकोलॉजिकल पारितांत्रिक मतलब जो हमारे जीव जंतु पेड़ पादप ये सारे हैं, इन सब के लिए भी हिमालय एक बहुत बड़ा आवास है। इज हिमालय आल्सो एन अबोर्ड टू अ वास्ट वैरायटी ऑफ बायोडायवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन इंडिया। ठीक है, और अगर ये प्लांट्स एंड एनिमल्स ना हो, हिमालय में वन ना हो, तो क्या ये बहुत सारी मृदा, जो मृदा का ह्रास है, वो मृदा का ह्रास होगा कि नहीं, सॉइल इरोजन होगा। और अगर ये प्लांट्स नहीं होंगे, तो मुझे एक बात बताइए, क्या हम कार्बन डाइऑक्साइड जो पकड़ते हैं उसको हम कर पाएंगे? तो हम मेरे ख्याल से वर्षा चक्र, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, पहले मैं कुछ शब्द लिखना चाहता हूं, हिंदी में लिख दूंगा, डोंट वरी। बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता का आवास है ये, आप लिखते भी रहिएगा। मेरा इरादा ये नहीं था कि आपको उत्तर देना पड़ेगा, उत्तर नहीं दूंगा, बट एक छात्र इसमें भी कहेगा मुझको कुछ समझ नहीं आया। भाई कुछ तो शर्म करो, इतने हजारों के सामने लिखोगे कुछ नहीं पढ़ाया। भाई सबूत है, वहां पर सारी चीजें क्लासेस रिकॉर्डेड हैं, लिखने से पहले सोचो। ठीक है, बायोडायवर्सिटी के बाद पारितंत्र में मुझे लगता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जल चक्र। तो आप देखेंगे कि हिमालय में बहुत सारा आपने यहाँ पर देखा कि क्या है, हिमालय में बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, बायोस्फीयर रिजर्व है, वन्य जीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सारे क्यों हैं? जैव विविधता का संवर्धन, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, यहीं पर हमारी मृदा संरक्षण है। और मुझे बताइए कि यहाँ पे बहुत सारी जड़ी बूटियां मिलती है कि नहीं मिलती है? तो बहुत विशिष्ट, इसको एंडेमिक स्पीशीज हिंदी में कहेंगे क्षेत्रज्ञ कहते हैं इन्हें। ठीक है, उसी क्षेत्र में पाई जाने वाली या देशज प्रजाति भी कह सकते हैं आप। ये अब तो मैं बहुत पर्यावरण की क्लास नहीं लेता हूं, लेकिन मुझे पक्का पता है कि आप लोगों ने जैव विविधता हॉटस्पॉट पढ़ा होगा। जैव विविधता हॉटस्पॉट, तो उसमें होता है कि आपके पास 1500 देशज प्रजातियां होनी चाहिए। यू शुड हैव 1500 एंडेमिक स्पीशीज, तभी जाकर वो हमारा बनता है बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। और क्या ये है हमारा बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट? जल्दी बताइए कि आपको एनवायरमेंट क्लास में क्या इसको बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट भी कहा गया है? कहा गया कि नहीं कहा गया? जिन लोगों ने एनवायरमेंट की क्लास की होगी, तो हिमालय जो है हमारे हिमालय बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है। हॉटस्पॉट ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनके पास विशिष्ट प्रजातियां होती हैं, वो खतरे में भी, संकटापन्न भी है। दे हैव यूनिक एंडेमिक स्पीशीज एज वेल एज दे आर एंडेंजर्ड आल्सो। किसी ने कहा स्थानिक, बिल्कुल स्थानिक है, देशज है, क्षेत्रज्ञ है, ये सारे शब्द आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कितने हो गए भाई? 1 2 3 तो हो गए। मुझे लगता है भाई इन सारे 3 की वजह से बहुत सारी चीजों में हमें इकोनॉमिकल, आर्थिक भी तो फिर इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि नहीं बच्चों? इकोनॉमिक, आर्थिक भी हमारी दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाए। तो क्या आपको लगता है यहाँ पर खनिज संसाधन है? खनिज संसाधन, दे हैव मिनरल्स हैं, दे हैव प्लांट्स एंड एनिमल्स, इनसे बहुत सी औषधि बनती है। औषधि, मेडिसिन है यहाँ पर, औषधि या मेडिसिन भी हो सकता है। ठीक है, यहीं पर आपने वानिकी, वो पशुपालन, कृषि के लिए बहुत अच्छे नहीं है, विशिष्ट कृषि हो सकती है, वानिकी हो सकती है, पशुपालन हो सकता है, हॉर्टिकल्चर हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो हमने इसको फॉरेस्ट्री कहा। एनिमल हर्टिंग होता है, ग्रेजिंग होता है, और यहीं पे आपने हॉर्टिकल्चर में भी आपने चीजें देखी होंगी। ठीक है, अच्छा, इसी के अलावा आप मुझे बताइए पर्यटन टूरिज्म है हिमालय में? इकोनॉमिक है नहीं। इसी में मुझे लगता है कि ऊर्जा एक क्षेत्र है जिसमें जल विद्युत, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आ सकती कि नहीं आ सकती? पांचवे बताता हूं। पांचवा है स्ट्रेटेजिक, सामरिक, या सामरिक से पहले सामाजिक कर दूं, सामाजिक सांस्कृतिक में मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं पर मुझे लगता है कि बहुत सारे अभी हमने जैसे उत्तराखंड में देखा कि पूरा का पूरा हमारा टूरिज्म सेक्टर जो है रिलीजियस टूरिज्म पे जाने वाला है। सो बहुत सारे ऐसे देयर आर प्लेसेस ऑफ वर्शिप, पूजा के स्थल हैं जो यहाँ पर है या नहीं, है ना? बहुत सारे हैं या नहीं? तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे रिलीजियस, धार्मिक, रिलीजियस एंड कल्चरल सेंटर्स हैं, सांस्कृतिक प्रदेश भी हैं। तो क्या आप यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग, अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में आप कुछ श्राइन्स की बात कर सकते हैं। जम्मू में हम वैष्णो देवी की बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद कश्मीर में जब आप जाते हैं तो कश्मीर में भी हमने देखा कि यात्राएं जो हो रही हैं, बाबा भोलेनाथ के लिए यात्रा भी उसमें हमने देखा, भूस्खलन भी हुआ, लेकिन फिर भी वहाँ चुनौतियां रहती हैं। तो वहाँ रहता है, उस उत्तराखंड में आते हैं तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, ये सारे आ जाते हैं। नेपाल की तरफ होते हुए सिक्किम में आ जाइए, असम में भी आपने कामाख्या देवी जी के बारे में सुना, बहुत सारे इस तरह के तीर्थ हैं। ये सारी चीजें चलती रहती है कि नहीं चलती रहती? ठीक है, तो ये सारी चीजें सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से इंपॉर्टेंट हो जाती है। मुझे तो ये भी लगता है कि बहुत सी मानव आदिम प्रजातियां, मानव आदिम जाति ट्राइब्स है कि नहीं, खासकर पूर्वोत्तर में विशेष ट्राइब्स है या नहीं है? तो उन ट्राइब्स को भी अगर हम लेकर चलें, तो क्या हिमालय इंपॉर्टेंट है या नहीं? अब मेरा पेज भर चुका है, वरना किसी ने मुझसे पूछा कि सर सामरिक बता दीजिए। छठा, क्या मैं इसे सामरिक स्ट्रेटेजिक बता सकता हूँ? ये बहुत बड़ा भौतिक सीमा रेखा है भारत की। ये एक तरह का भारत का प्रहरी है कि इसको उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्वी क्षेत्र से भारत में घुसने के लिए इन हिमालयों को लांघना आसान नहीं है। केवल कुछ दर्रे हैं जिनमें से आप निकल सकते हैं। तो ये एक तरह का प्राकृतिक स्ट्रेटेजिक सामरिक वो देता है या नहीं देता है? तो सब लोग मुझे एक बात बताइए, बिंदु और हेडिंग एक पागलपन है। बिंदु आते रहेंगे, ठीक है। और हेडिंग, हमने अपने उत्तर की कुछ सीमा निर्धारण की। उत्तर लेखन इससे होता है। बहुत से छात्र उत्तर लेखन करना चाहते हैं और वो पता क्या करते हैं, मैं बताता हूँ वो क्या करते हैं। वो लिखेंगे हिमालय का महत्व, हिमालय जलवायु विभाजक है, हिमालय साइबेरिया हवाओं को नहीं आने देता, हिमालय की वजह से भारत के पूर्वोत्तर में वर्षा भी होती है, पश्चिमी विक्षोभ आते हैं और यहाँ पर शीत ऋतु में वर्षा होती है, हिमालय की वजह से ही मानसूनी तंत्र भारत। अरे भाई, तीनों एक ही पॉइंट है। 3 पैरा लिख चुके हो, आप सोचो आपको अंक आने वाले। एक ही, उसके बाद क्या लिखा, हिमालय में बहुत सारे ग्लेशियर हैं, ये नदियों के स्रोत बनते हैं, यहाँ पे झीलें भी हैं, तो हमारे भारत का प्रवाह तंत्र निर्धारित करते हैं। बस खत्म हो गया। अरे भाई, उसके बाद किसी ने ये भी लिखा कि नदियां जो है अपने साथ अवसाद लाते हैं, अवसाद से जो हमारे भारत के बृहद मैदान बने हैं वो भी यही लेकर आए। सब ठीक है,
लिखेंगे गड़बड़ हो जाएगा ना। तो मुझे बताइए कितने लोगों को लगा नहीं यार ये तो मैं भी कर सकती हूँ, ये तो मैं भी कर सकती हूँ कि ये 5 बिंदु नहीं है, ये क्या है, ये 5 अलग अलग क्षेत्र हैं, छठा क्षेत्र है ये धार्मिक, रिलीजियस, कल्चरल सेंटर्स, मानव आदिम जाति, जिन्हें हमने ट्राइब्स भी कहा। तो छापने की उसमें मत रहिए। अब सोचिए ज़ाला जो है ये अभी आए हैं, इनको बहुत ज्यादा पता नहीं, अभी इनका उत्तर ये था। अभी क्या लिख रहे हैं, सिल्वर फर, स्प्रूस, लार्च, बर्च, इकोरी, एल्म, जारा, प्यालाबा, सिद्धराज सिंह जी। क्यों लिख रहे हो बेटा, ये तो पता चल गया कि आप सीरियस नहीं हो। इन्होंने क्या याद कर रखा है, सिल्वर फर, स्प्रूस, लार्च, पेड़ों के नाम बताने लगे। ये पता क्या होता है, ये पता क्या होता है, हमारे क्लास में समझ नहीं आ रही क्या है, तुम्हारे अंदर से नहीं आवाज आती है मैं बेवकूफ हूं क्या, मैं बेवकूफ हूं क्या, मैं बेवकूफ हूं क्या, है नहीं, लेकिन अंदर से आवाज आती है, डिसोनेंस कहते हैं। उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ भी लिखना शुरू कर देते हैं। मत करो बेटा, चैट मत लिखो, इस बहाने निकल, ठीक है। फिर वो होगा कि कुछ नहीं पढ़ा है। सभी लोग बताइए, उत्तर लेखन का पहला चरण समझ में आया। ये तो बिंदु तो आपने किए ही किए, बहुत अच्छे से किए, बहुत अच्छे से किए। आप जो है हेडिंग्स करिए। अब देखिए कोई बोला सर हेडिंग्स को नंबर कर सकता हूं, आप बताइए उत्तर है क्या? ऐसे तो नहीं लिखेंगे ना एग्जाम में, ऐसे लिखेंगे क्या एग्जाम में, ऐसे लिखेंगे क्या एग्जाम में, नहीं लिखेंगे। अभी लिखा सर क्या ऐसे नंबर लिख सकता हूं। अभी वो वाले बच्चे हैं, ये वो वाले बच्चे हैं जो कोई भी बुद्धि नहीं लगा रहे। और आप समझ के चलिए, मैंने आपको वैसे भी बताया कितने लोग सीरियस हैं परीक्षा के बारे में। केवल कोचिंग ज्वाइन करने तो आपको सीरियस नहीं बनाता है ना, स्कूलों में पढ़े कुछ भी पढ़े। तो जब आपके पास 5-6 बिंदु हैं और यूपीएससी आपको 2 या 3 प्रश्न देती है, तो क्या आप उनको अपने अनुच्छेदों में लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे? आप क्या ये बताएंगे वहां पर आपको तो 3 पेज लिखने को मिलेंगे, तो आप एक एक करके लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे? या ये हिमालय का महत्व लिखेंगे आराम से, इनको 1 अनुच्छेद, 2 अनुच्छेद, 3 अनुच्छेद, 4, 5, 6 अनुच्छेद में लिखिए। पहले क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन, और बाद में क्या करेंगे, बाद में कंक्लूजन भी कर देंगे। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो इतनी सी बात है, समझदार को इशारा काफी। यहाँ बहुत स्मार्ट बच्चे बैठे हुए। अच्छा यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ। अच्छा क्या उसमें 1, 2, 3, 4, 5 लिखना, लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं भी लिखेंगे तो क्या है, 5 या 6 अनुच्छेद कर दिए। अच्छा किसी अनुच्छेद में बहुत सारे बिंदु हैं, क्या हम उनके 2 बिंदु कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो जो छात्र सीरियस है वो सुन रहे हैं कि सचिन सर ने एक्सरसाइज क्यों कराई, हिमालय तो पिछली बार खत्म हो गया था, हिमालय खत्म हो गया था, इसीलिए तो आपसे पूछा कि हिमालय का मतलब ये थोड़ी कि पर्वत पठार बदल रहे और उनके नाम याद कर लो, वो तो है ही, वो प्रीलिम्स के लिए। लेकिन मेंस में आपसे जब पूछेगा तो ये क्यों नहीं सोचेंगे हम, और सोचेंगे में तो हमने छात्रों से कहा बताइए, तो आप सबने क्या बिंदुओं पर चर्चा करनी शुरू की, जो कि अपने आप में गलत नहीं है। आपने बहुत अच्छा प्रयास किया, लेकिन मैंने कहा कि वो परीक्षा के लिए शायद ठीक ना हो। सभी लोग अगर आपको समझ में आए, इससे कुछ लर्निंग हुई तो लिख दीजिए, अदरवाइज लिख दीजिए। और जिसको लग रहा है कि भाई आप कुछ नहीं पढ़ाते हैं वो लिखता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, लोग दौड़ के मारेंगे, कोई टेंशन नहीं। मुझे तो कोई वो है ही नहीं कि भाई जब हमने पूरा हिमालय पढ़ाया, पूरा समय दिया, भाई हमारा तो सामने रिकॉर्ड हो जाता है, हमें कहां पीछे हटना है भाई, ठीक है। और माजिद हुसैन में बहुत अच्छा बताया गया, ऐसे वाले भी होंगे, क्या इनसे सोना है तो जाग जाओ ना, मैंने ये आपके सामने अभी पैदा किया, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है। माजिद जी तो रहे नहीं, इंतकाल फरमा गए, उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। जो अच्छा कार्य कर दे वो कर दे, है कि नहीं? तो वो वाले भी हैं, वो है, ठीक है। तो चलता रहेगा, आपको इतना समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हिमालय को बाय बाय हिमालय हमने कर दिया। और हिमालय के जो हमने पास है, मैं चाहूंगा कि आखिरी क्लास जो हमने ली उसमें हमने पास की बात की। ये श्रीनगर है तो जोजिला कहाँ है, बुरजिल्ला कहाँ है, पीर पंजाल कहाँ है, बनीहाल कहाँ है, रोहतांग कहाँ है, बारालाचाला कहाँ है, और तमन्ना अगर आपको याद हो मैंने थागा, लामी, नीला, थागा, माना, नीति और लिपुलेख ऐसी कुछ आपसे बात की थी। और कुछ पास बच्चों, हम जब वेस्टर्न घाट में आएंगे, पश्चिमी घाट में आएंगे, वहां भी एक बार फिर से बताऊंगा, वहां भी एक बार फिर से बताऊंगा। ये मेरा वादा है। वो अलग बात है कि आपने भाई कुछ नहीं पढ़ा, वो आप सभी शिक्षकों के लिए बोल सकते हैं। हमने कहा बहुत आसान है, कहते हैं आज कुछ नहीं पढ़ा है, हम वो करें। चलिए तो अब आगे कहां पर, मैदान के आ जाए, भारत के मैदान। तो भैया मैदानों क्या हाल है मैदान। ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूं, नहीं तो कुछ लोग किसी का अरे अंग्रेजी वालों का नहीं हो रहा है, अभी दोनों में लिख रहा हूं, दोनों में लिख रहा हूं, दोनों में बोल रहा हूं। ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया। तो जो मैदान होते हैं रुखचंदन आज कह रहे सर रिवर्स अच्छे से करा दीजिए, अब ये छोड़ दें, पहले इसको नदी करवा दीजिए, है ना। विवेक कह रहा सर समझ आता है लेकिन तथ्य याद नहीं कर पाता हूं। तो एक बात बताइए, तथ्य तो याद ही करने पड़ेंगे ना, समझने का क्या ढिंढोरा। मुझे आईएएस बनना है, उसके लिए एग्जाम होगा, एग्जाम में तथ्य भी चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी चाहिए, समझ भी चाहिए, दोनों चाहिए। अब आप कह रहे हो सर मेरा बी है, मेरे पास ए नहीं है, भाई अगर ये बनना है तो इसकी कोई सांत्वना दूं कि आपका कॉन्सेप्ट है। और कॉन्सेप्ट में चेक कैसे करूं, ये तो मैं मेंस में चेक करूंगा, तथ्य प्लस कॉन्सेप्ट ये दोनों आएंगे, ये प्रीलिम्स में चेक करूंगा। तो ये रोना कितना सही है कि सर मेरा ये है। एक बात बताइए, तथ्य तो सभी लोगों के लिए चुनौती होगा कि नहीं होगा, है नहीं। एक कह रहा है, देखिए एक और चंपक दिखाता हूं आपको, विवेक है इनका नाम। सर कुछ लिखवा दीजिए, विवेक जी भाई लोग कुछ लिखवाना है। ये विवेक है, विवेक अपने घर में जितने माता भ्राता पिता सबको ले आओ, मास्टर जी को कह दो कि सर कुछ लिखवा दीजिए। क्या कर रहे थे इस समय, हाथों का प्रयोग लिखने के लिए करूँ ना भाई, क्या कर रहे थे, कह रहा कुछ लिखवा दीजिए। कौन है ये चंपक, बताओ तो सही, कौन है ये चंपक। एक कह रहा कि कुछ पढ़ाया नहीं हिमालय में, एक कह रहा कुछ लिखवा दीजिए। लिखते लिखते ना कई अंग दर्द हो जाएंगे, जैसे मेरा भी पेट में दर्द हो रहा है, इंटेस्टाइन का एक्यूट इंफेक्शन है भाई, फिर भी क्लास खड़े होकर मजे से कर रहा हूँ। तो बेटा चंपक ये बताओ, और कितने लोग यहाँ पर हैं कि केजीएस की क्लास को बाधित करने के लिए आए हुए हो, ये बता दो क्यों आए हुए। ठीक है, तो ये वाला खेल बंद कर दीजिए कि मेरे पास तथ्य नहीं है, ये नहीं है, ये सब कहानी है। सीरियस लोग दोनों चीजों लेकर जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। तो मैदान दो तरह के होते हैं, प्लेन्स बनाते हैं, इन लोगों पे समय व्यर्थ नहीं करना है, ये मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। मैदान होते क्या है, मैदान होते क्या है, तो मैदान होते हैं स्थलाकृति है। तो ये स्थलाकृति कुछ इस तरह की होती है। तो पहली चीज तो ये क्या हुआ, सागर तल हुआ, सी लेवल। तो भैया इसी लेवल के आसपास होते हैं। तो ये क्या होते हैं, मैदान होते हैं बच्चों निम्न भूमि। पहली चीज निम्न भूमि, लिखते रहिएगा, बाद में लिखेगा कुछ लिखवा दो। अरे भीख क्या मांग रहा भाई, छात्र है, थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट रखो। कल को आईएएस बनोगे, भीख क्या मांग रहे हो बेटा, भीख मत मांगो, लिखो। भीख नहीं मांगनी चाहिए, कुछ लेवल लेकर आओ, पूरा हजारों लाखों लोग तुम्हें देखते हैं, मजाक होता है बेटा, मत करो। निम्न भूमि क्या होती है, निम्न भूमि होती है लो लैंड।
क्या होती है बच्चों? लोलैंड। तो इंग्लिश वाले भी लिख लेंगे। तो पहली बात तो अभी तक जो बात की हिमालय और हाईलैंड्स, हिमालय क्या थे? हाईलैंड्स थे। ये क्या है? ये लोलैंड, लोलैंड पहली चीज। दूसरी बात आप ये देखेंगे कि दे आर नियरली फ्लैट, लगभग समतल। इनमें उच्चावच जिसे रिलीफ कहते हैं उसमें बहुत अंतर नहीं होता, ठीक है? नियरली फ्लैट, लगभग समतल है, और निम्न भूमि, लगभग समतल है और क्या है? निम्न भूमि। पहली चीज तो क्लियर होगी। तो प्लेन्स में दिमाग खराब नहीं करना अपना, प्लेन्स जहां पर भी आएंगे आएंगे। अगर कहीं पर उच्च भूमि में प्लेन आया, क्या संभव है? क्या ऊपर ऊंचाई पर प्लेन संभव है? तो वहां के लिए शब्द होता है अल्टी प्लेन। अल्टी प्लेन ये क्या होता है? ऊंचाई पर पाया जाने वाला, ठीक है? अब वो जो विवेक था वो क्या चाह रहा है? इसमें डिक्टेशन कराया जाएगा, डिक्टेशन कराया जाएगा? नहीं कराया जाएगा। जो है वो लिखाया जाएगा, आपकी समझ बनेगी, नोट्स आप बनाएंगे, अपने हिसाब से बनाएंगे। अगर वो क्षमता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हर कोई थोड़ी ना जो क्लास में ले लेगा वो जो आईएएस बन जाएगा वो सीरियस ही होगा, वो क्लास को डिस्टर्ब भी कर सकता है कि नहीं, ठीक है? तो प्लेन समझ में आया। अब दूसरी चीज, प्लेन बनते कैसे? अल्टीट्यूड से। ये शब्द आ गया तो कहीं पर भी आप डाउट में होंगे, ये प्लेन कॉन्सेप्ट अल्टी प्लेन वो बताएगा कि अल्टी प्लेन है, तभी पता चलेगा कि भाई ऊंचाई का प्लेन है, अदरवाइज निम्न भूमि होते हैं और इनमें उच्चावच अनइवननेस, द रिलीफ इज मिनिमम। हिंदी इंग्लिश दोनों लिख दिया, हिंदी इंग्लिश दोनों लिख दिया, ठीक है? उसके बाद बढ़ते हैं प्लेन्स बनते कैसे? प्रोसेस ऑफ प्लेनेशन, मैदान निर्माण कैसे होते हैं, ठीक है? दो तरह है, ए और बी। ए और बी, एक भूमि है जिसमें ये पहाड़ है और एक भूमि है जिसमें ये गड्ढा है, वो अपनति है। ए को प्लेन करना है तो क्या करूं? ए में पहाड़ है भाई, ए में पहाड़ है और बी में एक खड्ड है, तो क्या करूं? जल्दी से बताइए। ए वाला बताइए पहले, ए को कैसे मैदान किया जाएगा? ए को मैदान कैसे किया जाएगा? ए को इरोजन से किया जाएगा। तो इस पर क्या होंगे? अपर्दन अपर्दन अपर्दन। मुश्किल था, आसान था? ऊंचा है तो भाई काट दो, अपर्दन कर दो। अच्छा, अब कौन करेगा? मान लीजिए नदी है, मान लीजिए नदियों ने किया, तो नदियों ने इस पहाड़ को काट दिया, पहाड़ को काट दिया तो नदी बह के कहीं जाएगी, बह के जाएगी, तो पहाड़ के निक्षेप जो है अपने साथ ले जाएगी। इंग्लिश में बता रहा हूं, द रिवर विल इरोड एंड विल कैरी द सेडिमेंट्स अलोंग, ठीक है? पहाड़ को काटा और उसके निक्षेप अपने साथ ले गए, ठीक है? अवसाद ले गए और उन अवसादों को ले जाकर यहां पे भर दिया, कई वर्षों तक निम्न भूमि को भर दिया। भरते 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 एक समय ऐसा आया, ये भी मैदान हो गया। ए और बी, ए भी मैदान है, बी भी मैदान है, लेकिन ये कौन सा मैदान है? विशेष मैदान है भाई। ये कैसे बना? ये बना है डिपोजिशन से। तो इसको क्या कहेंगे? निक्षेपणात्मक, अंग्रेजी में एग्रेडेशनल। क्लियर? भारत के वृहत मैदान से पहुंचने से पहले मैंने आपको बताया कि मैदान क्या होते हैं और मैदान कैसे बनते हैं। या तो आप अपर्दन से बनाएंगे डिग्रेडेशनल, या फिर तो अब अगर आपको यह समझ में आ गया है तो मेरा प्रश्न आपसे यह है, भारत के वृहत मैदान कैसे बने? हमारे वृहत मैदान कैसे बने? भारत के वृहत मैदान कैसे बने? एग्रेडेशनल है, डिग्रेडेशनल है? अभी तक जो पढ़ा है उससे बताइए। हमारा ए है या बी है? ए है या बी है? सिया जी बोले वेटलैंड भी बोल सकते हैं, नशे में मत रहो, इन्हें वेटलैंड नहीं बोल सकते, ये फालतू का ज्ञान मत देखो, वेटलैंड आपको पता भी नहीं है, और खासकर जिन्होंने अभी पर्यावरण की क्लास नहीं की। तो भारत के मैदान सभी अधिकांश लोग उत्तर बी देंगे, क्योंकि मैंने आपसे बताया कि जो हमारे हिमालय है, ये हमारा तिब्बत का पठार, ये हमारा हिमाद्री, ये हमारा हिमाचल, ये और ये जो है यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्या हुआ करता था? फोर्डीप, उसमें भरने से बने हैं नॉर्थ इंडियन प्लेन। तो हम क्या हैं? एग्रेडेशनल प्लेन। लगभग 6 से 8 किलोमीटर गहरा एक खड्ड हुआ करता था जिसको भरने से ये बना है। ये क्या है? तिब्बत, ये हिमाद्री, ये हिमाचल, ये शिवालिक और ये है बच्चों मैदान। लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने ए लिखा, तो क्या मैं मान सकता हूं कि बच्चे ऐसा तो नहीं है कि समझते नहीं होंगे? क्या मैं कह सकता हूं सिर्फ खुरापात में लिख रहे हैं? तो ये गलत होना तो बड़ा गड़बड़ है। ये तो हमने खुद ही बात की कि भाई नदियां आई, ये तो हम ही पढ़ा चुके हैं आपको। नदियां यूं आई, अपने अवसाद लेकर आई, नदियों ने भर दिया। कौन सी नदियां लाई? दोनों तरफ से नदियां आई। ये कौन सी नदियां हैं? पठारी है, और ये कौन सी है? हिमालयी नदी। लेकिन किनका योगदान ज्यादा है? किन नदियों का योगदान ज्यादा है? नदी एक्स या नदी वाई? मैंने कहा ना, जो खुरापात के लिए उत्तर लिख रहे हैं उनके साथ मैं पीछे नहीं हटूंगा। खुरापात नहीं, फोन से निकल के तंग करूंगा। खुरापात के बिना करोगे तो बहुत अच्छी बात है, जल्दी से बताइए सर। एक्स वाली ना बढ़िया बात है। आपने कहा उत्तर के मैदान, उत्तरी भारत मैदान मूलतः हिमालयी नदियों द्वारा निर्मित, प्रिंसिपली फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ हिमालयन रिवर हिमालयन रिवर। विवेक लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है? मैंने कहा फोन से निकल के परेशान करूंगा। विवेक लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है? और ऐसी बात करो, लिख रहे हो भी हटा दिया मैंने, कुछ लिखवा दीजिए। लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है? बेकार में माता पिता ने कैसे कैसे पैसे इकट्ठा किया होगा भाई इस क्लास के लिए। देखो तुम्हारे बाप का पढ़ रहा हूं, इसलिए छापना बंद करो। ये मेरी क्लास है, मुझे डिसाइड करने दो, ठीक है? प्रश्न आता है क्यों? प्रश्न आता है क्यों? क्लास नहीं रुकेगी नहीं, क्लास में पूरा पूरा मटेरियल चल रहा है, सारी चीजें हम लिख रहे हैं और बताता भी जा रहा हूं। बीच बीच में अपने कमेंट देना बंद करो। कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनेगा? जल्दी जल्दी जल्दी। तो गढ़वाल हिमालय कुमाऊं हिमालय, इज दिस करेक्ट और नॉट? प्लीज कंफर्म। बेटा जो गढ़वाल हिमालय है उसका पूर्वी हिस्सा कुमाऊं कहलाता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। उस पूरे क्षेत्र को गढ़वाल हिमालय के नाम से भी जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा क्यों है कि हिमालयी नदियों से निक्षेप ज्यादा है? कौन बताएगा मुझे? तो अब फिर वही वाली बात है, कई कारण हो सकते हैं। पहला, ढाल अधिक है,
स्लोप अधिक है कि नहीं? जहां ढाल अधिक होगी नदी जो है तेज धार होगी, काटेगी। दूसरा आयतन, वॉल्यूम। अरे भाई जल का आयतन अधिक है ना, किसके पास जल अधिक है? किसके पास जल अधिक है? सर ये तो हिमालयी नदियों के पास जल अधिक है या नहीं? अच्छा कौन सी नदी 12 महीने बहती है? अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पेरिनियल रिवर। भाई 12 महीने ग्लेशियर से आता है इनके पास पानी, तो काटेंगे कि नहीं काटेंगे? ये सारा काट नहीं। अच्छा एक बात बताइए, मुलायम पहाड़ियां कहां पर है? ये मुलायम है या ये मुलायम है? यहाँ पे अवसादी मुलायम शेल है, सेडिमेंट्री सॉफ्ट रॉक्स। सडनली देखिए एक ही बिंदु के चार कारण आ गए, और इन्हीं को क्या हम प्रीलिम्स में कथन बना सकते हैं, स्टेटमेंट बना सकते हैं? क्या हम स्टेटमेंट बना सकते हैं? तो देखिए कि प्रीलिम्स भी आ रहा है, मेंस भी आ रहा है, और हमारे पास एक चित्रण भी हो रहा है दिमाग में बैठ रहा है किस तरह का मैदान है। ये मैदान निक्षेपण से बना है, काफी गहरा एक खड्ड था 6 से 8 किलोमीटर। ये कब बना है? ये बना है क्वाटरनरी काल में, क्वाटरनरी काल में, और ये हिमालय बने थे टर्शियरी काल में। ये मेरे भूगोल वैकल्पिक विषय के छात्र ज्यादा समझते हैं जिन्होंने जियोलॉजिकल टाइम स्केल किया है, टर्शियरी क्वाटरनरी। तो क्या हम ये कह सकते हैं ये एकदम नवीन है, न्यू यंगेस्ट है, नवीन स्थल आकृति प्रदेश, यंगेस्ट फिजियोग्राफिक यूनिट। कितने लोग मेरे साथ क्लियर है इसमें? अभिषेक वो लिखना बंद कर दो, पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे, तुम्हारे इसमें कोई वो नहीं, तुम बहुत सी कोचिंग कर चुके हो क्या? कि सर एक बार उत्तर लेखन कराइए, एक बार उत्तर। पिछले 10 मिनट से अभिषेक सिर्फ यही छाप रहा है, उत्तर लेखन कराइए, उत्तर लेखन कराइए, उत्तर लेखन कराइए, करता रहेगा, यही करता रहेगा। इसको कोई मतलब नहीं है क्लास करें, फिर एक लिखेगा कुछ पढ़ाए नहीं। बंद कर दीजिए भाई, बंद कर दीजिए अभिषेक जी। ये उत्तर लेखन की पहले भूमिका बनाई कि नहीं बनाई? ये बनाई। ये उत्तर लेखन से संबंधित चीजें आपको बताई कि नहीं बताई? कई जगह कोचिंग कर चुके हैं, माजिद हुसैन जी का आशीर्वाद ले चुके हैं, नंबर नहीं आते हैं, तो क्या करो क्लास रोक दो। ठीक है, रिक्वेस्ट है, क्लास चल रही है, इस पे फोकस कर लीजिए। नहीं तो अजीब अजीब से आप कमेंट वहां पर लिख रहे हैं, फोकस अंदर क्लास। अभिषेक ने एक भी बार इसका कोई उत्तर नहीं दिया इन चारों का, ये क्या उत्तर नहीं होगा? अगर ये प्रश्न होता तो अभिषेक ने एक भी बताया, चार वाले अभिषेक को तो नहीं बताया आपने एक भी। उत्तर लेखन कराइए, उत्तर लेखन से पहले अभिषेक ये लगेगा ना, लगेगा ना, तभी तक क्लास कराऊं जब तक पेट दर्द एक सीमा के बाहर नहीं निकलेगा। जब वो 90 दिन की स्ट्रेटेजी कर रहा था, बहुत ज्यादा पेट दर्द था, लेकिन इतने सारे छात्र थे, मैं कहां से वहां से हट जाता। तो आप क्या मजाक कर रहे हैं अभिषेक? तब से ये बताया आपने 4 बिंदु, उत्तर लेखन कराओ, उत्तर लेखन। जब तुमको उत्तर नहीं आता होगा तो क्या कराऊंगा अभिषेक? अभिषेक क्या कराऊंगा भाई? ठीक है, एक कह रहा भारत के मैदान दोनों दोनों क्रियाओं से बने, क्या कैसे बने बताइए, कैसे बनाए? कौन से पर्वत थे जहां पे चले गए? चलता रहे, चलता रहे, अनिमा चल रहा है, मजे में जो है ये करवाओ। ठीक है, 4 बिंदु मिले, इन्हीं 4 को पीटी में भी बनाया जा सकता है, मेंस में भी बनाया जा सकता है। कितने लोग क्लियर हो गए? तो उत्तर लेखन का पहला कदम विचार, विचार जन्म करने होंगे। कैसे जन्म करने होंगे? किताब भी हम पढ़ रहे हैं और हम समझ भी रखते हैं, ये दोनों चीजें चाहिए। यहाँ तक आ गए। तो हमारे मैदान कैसे बने इस पर हमने चर्चा कर ली, कहां से बने इसमें हमें कोई डाउट नहीं है। अब हम इनका थोड़ा सा और परिचय लेना शुरू करते हैं। तो इन परिचय में ये जो है लगभग 7.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। तो ये याद करना तो बहुत मुश्किल है, ये याद करना बहुत मुश्किल है। तो फिर मैं कहना चाहूंगा कि हमें पता है कि भारत के लिए, भारत का लगभग 33 लाख था कि नहीं था? भारत का लगभग 33 लाख था, वैसे तो 32,87,000 कुछ था, 32,87,000 कुछ था। ठीक है सर, शिवालिक का पर्वतन क्या कर रहे हो भगवत सर जी? फोकस कर, फोकस। सबका पर्वतों का पर्वतन हुआ, नदियां पर्वतन कर रही, इतना ज्यादा मत बनाओ इसको टेक्निकल। ठीक है, तो अब अगर मुझे याद ना भी करना हो, अगर मैं 7.5/33 इंटू 100 करूं तो ये लगभग 20 से 22% आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, 20 से 22% आएगा। क्या मैं कह सकता हूं कि लगभग 1/5 ऑफ इंडिया है? भाई हिंदी वाले बुरा मत मानो, फिगर्स है हिंदी इंग्लिश, खुद देखो याद करके बेटा, 32, 87, 263 किसी काम आने वाला नहीं है भाई। बहुत से लोग जो ये रटे बैठे हैं परीक्षा नहीं पास कर पा रहे। तो आसान क्या है, लगभग 33 लाख मैंने आपको बोला था, लगभग 1/5 ऑफ इंडिया, 1/5 ऑफ इंडिया। तो मैं चाहता हूं जो तथ्य कर रहे हैं बिल्कुल करिए, लेकिन ऐसे तथ्य करिए जो याद भी है। ठीक है, देवराम कोई कह रहा है ये ढाल कहां से आया, हिमालय की नदियों में ढाल कहां से आया? बढ़िया, पश्चिम में चौड़े, वाइड इन वेस्ट, पूर्व में संकरे, नैरो इन ईस्ट। तो हिमालय की ही तरह, हिमालय की ही तरह लगभग 3200 किलोमीटर तक का इनका फैलाव है। ठीक है, 3200 किलोमीटर तक का इनका फैलाव है। ये बनाए किसने है? एक तो सिंधु नदी, दूसरा गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों, और तीसरा ब्रह्मपुत्र। समझ में आ गया? ठीक है, तो अलग अलग किताबें अलग अलग जानकारी देती है। यहाँ पर चौड़ा है 500 किलोमीटर। अगर पश्चिम बंगाल में आ जाओगे, पश्चिम बंगाल की तरफ आते हैं तो यहाँ आते आते 250 किलोमीटर हो जाएगा, और असम की तरफ आते हैं तो 7 किलोमीटर हो जाएगा। फिर कहूँगा याद करने की जरूरत नहीं, फिर कहूँगा ये याद करने की जरूरत नहीं है, बट ये समझना है कि पश्चिम में ज्यादा चौड़ा है, पश्चिम में ज्यादा चौड़ा है, और धीरे धीरे पूर्व की तरफ संकरा होता चला जाएगा। ठीक है, कहाँ पर है? ये गहरे खड्ड में अवसादों के डिपोजिशन से बना है। आपके दिमाग में चित्रण आना चाहिए, वो जरूरी है। ये इसके मोटे मोटे आंकड़े, हाँ सेंटेंस नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, सेंटेंस नहीं बता रहा। तो कोई लिख रहा है, ज्योति लिख रही है सॉरी ये समझ नहीं आया, पश्चिम में चौड़े हैं, पूर्व में संकरे हैं। ठीक है,
पश्चिम में चौड़े हैं, पूर्व में संकरे हैं। ठीक है, कोई कह रहा है क्यों? तो क्यों में तो इसकी बनावट ऐसी है। जब हमने क्या हमने ये नहीं किया था, क्या हमने ये नहीं किया था बच्चों कि यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसा किया था कि नहीं? पश्चिम में चौड़े, पूर्व में संकरे, बताया था कि नहीं बताया था? उसी तरह से यहाँ पर हमारा पठार है, यहाँ पर हमारा पठार है, उस हिसाब से बने कि नहीं बने? ठीक है, मेरी 2 आंखें, क्यों? क्यों 2 आंखें भगवान ने क्यों 2 दी? क्या खेल कर रहा है? क्यों? अरे भाई, जिस तरह से हमारा पठार ही जिस तरह से ऐसे आकर उसने मारा कि नहीं मारा, तो एक चापाकार आकृति हम समझा चुके कि नहीं समझा चुके? क्यों? सबसे बढ़िया। ठीक है, ये कह रहा सर वो तो 2933 था सर, आपने इतना ज्यादा कैसे कर दिया इसको? अरे भाई इधर भी तो है, ये मैदान यहाँ से चले आ रहे हैं, यहाँ से चले आ रहे हैं, पूरा का पूरा हम ले रहे हैं, क्या दिक्कत है? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? दिख गए वेस्ट में चौड़े क्यों है? चलिए अब कुछ तरह से इनको देखते हैं, 2-3 तरह से इनको देखा जा सकता है। एक तो यह है कि इनका क्षेत्रीय विभाजन कर लें क्षेत्रीय विभाजन। राजस्थान का 1, पंजाब हरियाणा का 2, गंगा के 3 और ब्रह्मपुत्र का 4 कर सकते हैं विभाजन। हम चीजों को विभाजित क्यों करते हैं बच्चों? हम चीजों को विभाजित क्यों करते हैं? ताकि एक बहुत बड़े खंड को छोटे टुकड़ों में तोड़कर उसको बेहतर समझा जाए, इसलिए करते हैं कि नहीं करते? तो हमने क्या किया? राजस्थान प्लेन, पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन, ब्रह्मपुत्र प्लेन। गंगा को 3 में बांट लिया, अपर गंगा, मिडिल गंगा और लोअर गंगा। ठीक है, इसको बनाने के लिए मैं अभी आपको देने वाला हूं क्या बनाना है, कैसे बनाना है, क्या बनाना है, कैसे बनाना है। जब बनाता हूं तो फिर आप कहते हो कि सर तो हमको यही नहीं समझ में आ रहा कि बना हुआ क्या है। तो किसी ने कहा कि उनको ये समझ में नहीं आया, तो हमने आपको ये जो बताया ये समझ में आ गया। पश्चिम में बड़े हैं, यहाँ पर आ जाएगा राजस्थान, यहाँ पर आएगा पंजाब हरियाणा, ये फिर गंगा के अपर, मिडिल, लोअर और ये ब्रह्मपुत्र। आसान तरीके से बना दिया आप लोगों के लिए, इतने आसान तरीके से आपके लिए बना दिया। सर ये समझ नहीं आ रहा, ये बहुत मुश्किल है, ये समझ लो। ठीक है, तो पहला तो ये हुआ। दूसरा एक और तरीका हो सकता है, दूसरा एक और तरीका हो सकता है कि इनकी उत्पत्ति को हम मैदान का वर्गीकरण अगर हम देखें, मैदानों का वर्गीकरण हम देखें तो ये 2 तरह से हो सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेन्स। एक तो हम उन्हें अक्षांशीय दृष्टि से देख सकते हैं। अंग्रेजी में बच्चों इनको ट्रांसवर्स भी कहते हैं, हिंदी वाले केवल अक्षांशीय लिख लें, मजे से रहेंगे। लॉन्गिट्यूडनल या अनुदैर्ध्य। ठीक है, हिंदी वाले इसकी जगह इसको मजे से प्रादेशिक भी लिख सकते हैं, प्रादेशिक। तो अभी जो हमने प्रादेशिक किया, जिसमें हमने एक राजस्थान के मैदान, इंग्लिश वाले राजस्थान लिख लेंगे, ऐसे आप लिख लेंगे। दूसरा है पंजाब व हरियाणा के मैदान, तीसरा है गंगा के मैदान, ऊपरी, मध्य व निचले, और चौथा है ब्रह्मपुत्र के मैदान। ठीक है, तो अभी जो दिखाया ये कौन सा वाला वर्गीकरण है? जल्दी से बताइए कौन सा वर्गीकरण है? लॉन्गिट्यूडनल वर्गीकरण है। ऐसा कि हमने हिमालय में किया था, हिमालय में लॉन्गिट्यूडनल वर्गीकरण कितने लोगों को याद है? जो हमने नदियों के हिसाब से अनुदैर्ध्य काटा था हिमालय को, वो लॉन्गिट्यूडनल था। लेकिन हिमालय को अगर परतों में रखा जाए, अक्षांशीय परतों में, तो ट्रांस हिमालय, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक कैसे भी आया था। तो क्या ये भी हो सकता है अक्षांश के रूप में? अक्षांश के रूप में, और खासी खास ये उत्पत्ति आधारित भी है, उत्पत्ति इवोल्यूशन बेस्ड। इसमें क्या आता है आपके पास? सबसे पहला आएगा, हमने बात की थी भाबर पेटी, फिर हमने बात की थी तराई पेटी, फिर हमने बात की थी बाढ़ के मैदान। इनमें आता है, पहले आएगा बांगर व खादर, उसके बाद चौथा आ जाएगा डेल्टाई मैदान, भाबर, तराई, बांगर एंड खादर। ये मैं दूसरी बार कर रहा हूं, ये मैं हिमालय के लिए भी कर चुका हूं, ये मैं हिमालय के लिए भी कर चुका हूं। हिमालय को भी मैंने ऐसे बांटा, अक्षांशीय भी बांटा, अनुदैर्ध्य भी बांटा। तो आपके लिए मैदानों को भी बांट रहा हूं। साक्षी मिश्रा जी अंग्रेजी में कर दिया, मुझे पता है आप, या आप ये चाहती हैं कि राजस्थान लिखा जाएगा RAJASTHA, लिख लो, बनाते रहो, अपनी मातृभाषा का अपमान करते रहो। इंग्लिश की तुम हो नहीं, हिंदी तुमसे हो नहीं जाती, हिंदी में राजस्थान लिखने की बात ही नहीं हमें। तो क्या शिवालिक हिमालय के बाद प्लेन बना? निश्चित रूप से शिवालिक हिमालय के बाद प्लेन बने हैं, ठीक है, और प्लेन अभी तक बनते ही जा रहे हैं, वो बढ़ता ही जा रहा है। भाबर, तराई, बाढ़ के मैदान, डेल्टाई मैदान, इनको एक एक करके करना शुरू कर दें। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग पहले लिख देते हैं, डन सर ये हो गया, डन और क्लियर, तो मुझे पता चल जाता है। बाकी लोग करते रहेंगे सर राजस्थान को अंग्रेजी में लिखिए तब मैं समझूंगा, समझूंगी, तो और इंग्लिश में एडमिशन लिया। तो ये हमारे, मैंने पहले भी चित्र बनाया है, तो हम एक एक करके इनके बात करने वाले। पहले अक्षांशीय देख रहे हैं बच्चों, या ट्रांसवर्स देख रहे हैं। इसको मैं छोटा सा, इस चित्र को मैं पहले भी बना चुका हूं,
फिर से बना रहा हूँ, एक ये हिमालय है, एक ये हिमालय है और एक ये हिमालय है, और यहाँ से हमारे मैदान शुरू हो जाएंगे। क्या मैं पहले भी बता चुका हूँ? ठीक है, ये क्या है? ट्रांस हिमालय, ये हिमाद्री। मुझे पता कुछ कहेंगे हिमाद्री अंग्रेजी में लिखेंगे तभी समझूंगा मैं, क्योंकि मैं इंग्लिश का हूँ। काफी अपमान करते रहते हैं मातृभाषा का, ना हिंदी के ना अंग्रेजी के हैं। तो मैदान कौन बनाएगा? हमारे मैदान हमेशा याद रखने किससे बने? निक्षेपण से बने। निक्षेपण से बने तो पहली जो पेटी आएगी ये आएगी भाभर, दूसरी जो पेटी आएगी तराई, तीसरा जो आएगा फ्लड प्लेन। किसी ने कहा सर आपने गलत लिख दिया। हाँ ठीक है, ये आएगा हिमाद्री, ये हिमाचल और ये शिवालिक। ठीक है, सो केवल हिमाचल और शिवालिक नहीं था, पूरा का पूरा हम एक बार पहले कर चुके हैं। ये पहले मैं बात कर चुका हूं, ये बनाया था जिसमें छात्र को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये तो संशोधन की जरूरत है, अच्छी बात है, आप एकदम सही जा रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है। नदियां आ रही हैं, नदियां अपने निक्षेप लाई। एक नदी आई, दूसरी नदी आई, सहायक नदी के रूप में जुड़ गई, तीसरी नदी आई, बड़ी नदी थी, ऐसे आके जुड़ गई। समझ में नहीं? तो पहले आते हैं भाबर पर। पहले किस पर आते? भाबर पर। पहले किस पर है? भाबर पर है। ठीक है, ये क्या है? फुटहिल्स ऑफ शिवालिक्स। शिवालिक के गिरिपथ कहां पर? सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक हमारा भाबर फैला हुआ है। सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक हमारा भाबर फैला हुआ है। भाबर की पेटी फैली हुई है। ठीक है, भाबर की पेटी कहां तक फैली हुई है? ये कितनी चौड़ी पेटी है? ये 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी है, 8 to 10 किलोमीटर चौड़ी। ठीक है, अब नदियां आई और नदियों ने अपने बड़े बड़े पत्थरों को यहाँ पे जमा किया। ये मैं पहले बात कर चुका हूं, या ना जल्दी बताइएगा। तो ये वो पेटी है जिसमें नदी, जिसके पास धार थी, ढाल थी, उसने बहुत सारे पत्थर लेकर आई और उसने यहाँ पर अपने सारे पत्थर यहाँ पे डाल दिए। हम पहले बात कर चुके। तराई की बात नहीं बेटा, तराई की बात नहीं है, बात हो रही है अभी भाबर की बात हो रही है। ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पर नदी लुप्त हो जाती है? नदी लुप्त, रिवर डिसअपियर। किस लिए? नदी तो है, नदी तो है, बट दिखने बंद हो जाती है, तो बड़े बड़े पत्थरों के नीचे छुप जाती है। तो शब्द क्या हो गया? ये ऐसा क्षेत्र है जिसकी पारगम्यता बहुत ज्यादा है, पोरोसिटी एंड परमिएबिलिटी इज वेरी हाई, सो द रिवर इज एबल टू फ्लो, बट द रिवर हाइड्स बीनीथ द थिक बोल्डर्स एंड रॉक्स। ये जो बड़े बड़े पत्थर है ना, इनको बोल्डर कहा जाता है, बोल्डर। ठीक है, बड़े बड़े पत्थर, बहुत बड़े बड़े पत्थर। किताब में 8 से 16 लिखा हुआ है यार, आप औसत ले लो, क्या दिक्कत है? आप 8 से 16 कोई आपसे ये थोड़ी करवाएगा। 8 या 16, 8 से 10 किलोमीटर कुछ क्षेत्रों में ज्यादा हो सकता है, जहां पर ज्यादा है, जैसा कि मैंने आपसे कहा, पूर्व में जाते जाते सब पतला हो जाता है। आप समझिए इस चीज को, पूर्व में जाते जाते पतला हो जाएगा। बड़े बड़े पत्थरों के नीचे नदियां छुप जाती है, बड़े बड़े पत्थरों के नीचे नदियां छुप जाती है। समझ में आया क्यों हो रहा है ये? क्यों हो रहा है? तो गिरिपाद होगा तो मैंने गरी लिखा है, इसको गिरी कर लीजिए। ठीक है, अब जो है हिंदी वाले कहने सर हिंदी गलत है, आपने गरीबाद लिख दिया, वो गिरी होना चाहिए। इंग्लिश वाला इंग्लिश में लिखो, और एक सबसे बढ़िया सर बड़ा लिखो। ठीक है, पारगम्यता कम है, पारगम्यता नहीं, कम नहीं है, पारगम्यता, पारगम्यता अधिक। एक कहने सर अपारगम्य होगा, अपारगम्य होगा तो बेटा वो पार ही नहीं हो पाएगा, तो पारगम्यता अधिक। मतलब कि इंग्लिश में ना आपको हिंदी आती ना इंग्लिश आती है, एक तो उसका बहाना करते रहेंगे, उसके बाद जब आपको बताओ गिरिपाद है तो आप उसी का खेल खेल रहे हैं। बढ़िया, पारगम्यता अधिक होगी, तीर बना दिया यार। तो पारगम्यता और अपारगम्यता में अंतर बताएं बेटा। पोरस और इनपोरस, रेत में पानी डालोगे तो आर पार चला जाएगा, वो पारगम्य है। ठीक है, चिकनी मिट्टी में पानी डालेंगे तो पानी आर पार नहीं होगा, अपारगम्य है। समझ में आया? हिंदी की स्पेलिंग, शब्द छोटा बड़ा बोल रहे हैं, उससे कुछ वो नहीं होता, नोट्स छापना है। पता है 90 दिन में जो छात्र परीक्षा अपनी मुट्ठी में ले लेंगे वो पास हो जाएंगे, और जो छात्र परीक्षा बांटते फिरेंगे, मास्टर जी आप ले लो, भैया आप ले लो, दीदी आप ले लो, सर आप ले लो, वो खेल खेलते नहीं। पर इंग्लिश ज्योग्राफी का पीडीएफ हिंदी में है, सब में है भाई, दोनों भाषाओं में। तो ये वो भाबर, बहुत ही सिंपल सी बात है। बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, ये इस तरह से, ये हमारे पर्वत हैं,
पर्वतों की ढाल है। फिर प्रश्न आता है सर ढाल कहाँ से आई? मजाक समझिए आप इन लोगों का। इन ढालों पे नदियों में बहुत वेग है, तो नदियां क्या करती हैं, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पत्थर डाल देती है। क्यों? क्योंकि वो उन्हें आगे धकेल नहीं सकती। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद महीन कहाँ जाएंगे? फाइन सेडिमेंट है ये, और इन्हें क्या कहते हैं? कोर्स। ठीक है, बड़े पत्थर। तो ये नदी है, तेज पानी आ रहा है। एक्स पर जब नदी पहुंचती है तो बताइए कि नदी का बहाव बाधित हुआ है नहीं हुआ? यूं आ रहा है, और नदी का बहाव रुकेगा कि नहीं रुकेगा? यहाँ पर पानी एकत्रित होने की संभावना है या नहीं है? जल्दी से बताइए। आप यूं समझिए कि एक दीवार है और पानी यूं आ रहा है और नीचे गिरता है, तो यहाँ पर पानी इकट्ठा होगा ना। ठीक है, आप कह रहे सर मुझे फिगर से समझ में नहीं आ रहा है। इस फिगर को समझने में दिक्कत है। यहाँ पर पहाड़ से नदी नीचे आ रही है, पहाड़ के टुकड़ों को तोड़ती हुई आ रही है। तो कितने लोगों को ये समझ नहीं आ रही है? जरा बता दीजिए कि ये चित्र समझ नहीं आया। क्योंकि वो पता क्या चाहती है? लिखें, पहाड़ ऊंची ढाल के होते हैं, लिखा। जब नदियां उनका अपरदन करती हैं तो वो निक्षेपों को नीचे लेकर आती हैं। बड़े निक्षेप नीचे इकट्ठे हो जाते हैं, उनकी अपारगम्यता ज्यादा होती है, तब जाकर नदी उनके पीछे लुप्त हो जाती है। पहले ये करूंगा, फिर उसके बाद यहां पर आकर river flows down the slope. The river has erosional capacity. Because of its velocity, the river brings down big boulders. The big boulders will deposit and the river will hide behind that. This is called भाबर। फिर इंग्लिश में दोनों लिख के बताऊंगा। शिक्षण के लिए आए हो या मदारी का खेल बनाने आए? ये करवाना है ना मुझे था। थोड़ी देर पहले विवेक था, अब कोई छात्रा है। समस्या कहेंगे तो विश्व भूगोल में भी ये समस्या थी, छापो। इस फिगर में पहाड़ से नदी बह रही है, नदी मोटे मोटे टुकड़े लेकर आती है। अब नदी के पास वो क्षमता नहीं है, धकेल नहीं पाती है, तो बड़े बड़े टुकड़े यहाँ पर इकट्ठे हो गए। इस पेटी को क्या कहा बच्चों? इस पेटी को क्या कहा? भाबर। नदी क्या होगी? नदी गायब होगी। अच्छा, अब नदी के पास तो और भी अवसाद है, तो अब यहाँ पर कौन से होंगे? महीन होंगे कि नहीं होंगे? तो जल्दी से बताइए, एक्स और वाई। चिंता मत करो, आप ये मत समझो कि मैंने उसके लिए क्लास रोकी है, तो आप लोगों के लिए समझ विकसित करने के लिए। उन चंपा को तो वैसे परीक्षा में कुछ लेना देना नहीं। आप समझिए, आपके टेस्ट के लिए क्लास को रोकी है, समझ समझिए इस क्लास को मैंने सीरियस किया। क्या आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक्स और वाई में अवसाद जो है नदी के, वो अलग है? एक्स और वाई में अवसाद, क्योंकि बहुत सा कॉन्सेप्ट है, बहुत से बच्चों को पता नहीं है। इसको तराई कहते हैं। तराई शब्द आता है तर से। तर का मतलब सैचुरेट होना, पानी से भर जाना इतना ज्यादा कि वहां पर आप दलदली हो जाओगे, मार्शी हो जाओगे। ये हिंदी इंग्लिश दोनों लिख देता हूं ताकि फिर चंपक बीच में ना रोके। ये तो मुझे एक बात बताइए बच्चों, एक्स और वाई भूल जाइए, सब चैट की चिंता मत करिए। चैट में तो जो आता है वो आपका, अगर मुझे उसकी बात करनी होती तो मैं मिटाना देता, बट उसके लिए भी हिंदी इंग्लिश दोनों में नाटक करके दिखा दिया। इधर उधर रामलीला के मंच पे हमने वो कर दिया। अब रामलीला तो चल रही, क्लास चल रही। अब एक बात बताइए, एक्स में बड़े हैं, वाई में छोटे हैं। तो जल्दी से बताइए कि पारगम्यता, परमिएबिलिटी किसकी ज्यादा है? कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। कहां पर पानी डाले तो पानी नीचे चला जाएगा? सर एक्स में ज्यादा है। सभी लोग एक्स ही कहेंगे, कुछ लोग चंपक वाई जरूर लिखेंगे। भाई जब इतना ज्यादा गैप है, जिन चट्टानों में गैप होगा उन्हीं में ज्यादा पानी जाएगा कि नहीं जाएगा, है ना? तो यहाँ पे पानी नीचे चला जाता है। यहाँ पर पानी नीचे नहीं जाएगा तो पानी यहाँ पर आएगा। और क्या आप जानते हैं कि पानी का स्तर यहाँ पे बढ़ चुका है? क्यों बढ़ गया? क्योंकि बहुत सी नदी आती है तो यहीं पर नदी का पानी एक बार को रुकता है, तो पानी का स्तर बढ़ा हुआ है और पारगम्यता कम है, तो पानी जल भराव की स्थिति हो जाएगी कि नहीं? कितने लोगों को समझ में आया तराई को तराई क्यों कहते हैं? पानी आ रहा है, बहुत सारा पानी आया ऊपर से, और एक बार को क्योंकि अचानक ढाल जीरो हो गई, मंद हो गई, तो सारा पानी यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है। यहाँ पर दिखता नहीं है। यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर तो लुप्त हो गई नदी। यहाँ पर तो नदी डिसअपियर हो गई। क्या नदी यहाँ पर रीअपियर होगी कि नहीं? उन्हें दृष्टिमान हो जाएगी कि नहीं? तो किताब में लिखा जाता है कि तराई में जल भराव की स्थिति रहती है। यह भी लिखा जाता है कि नदी वापस तराई में दिखने लगती है। यहाँ पर क्यों नहीं दिख रही थी? यहाँ पर इसलिए नहीं दिख रही थी कि चट्टानें बहुत बड़ी बड़ी थी, उनके बीच में पारगम्यता थी। ये चित्र इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आपको समझ सके कि यहाँ के कण जो है उनकी तुलना में महीन होंगे, तो आसानी से पानी उनमें जाएगा नहीं, यहाँ रुकेंगे। ठीक है सर जी, पानी तो उड़ जाएगा भाप बन के, रफी के बोल रहा है। तो एक बात बताइए, सभी लोग आपके आसपास कुछ तालाब है आपके घर के आसपास, तो क्या वो भाप बन के उड़ रहा है क्या? रफीक का दिमाग देखिए आप, यहाँ से कांस्टेंट सप्लाई है पानी की, नदी का बहाव आ रहा है और उसका वाष्पीकरण हो रहा है। क्या वाष्पीकरण नदी के बहाव से ज्यादा हो जाएगा? इनका बस चले तो आप हरिद्वार में पहुंचे स्नान करने के लिए, गंगा में डुबकी मारने के लिए आप पहुंचे, और भैया नदी तो हो गई वाष्पित। अरे कहां गई गंगा मैया? ये तो हवा में उड़ गई। सोच रहे कितना बड़ा वैज्ञानिक है वो, जिसने अभी हमें विचार दिया। मतलब विचार देखिए कितनी गहराई है। ये सर यहाँ पे उड़ नहीं जाएगा, जहां पानी देखा उड़ नहीं जाएगा। कि भाई गिलास में पानी लो, उड़ा के दिखाई दो। और फिर आप सोचते कंपटीशन है। भाई सीरियस लोग खुश हो जाइए, यही लोग बैठे हुए हैं हर कोचिंग में, यही बैठे हुए हैं, जिनको थोड़ा सा अगर क्लाइमेट समझ में आ गया तो पानी जहां देखेंगे वहां इनको वाष्पित दिखेगा। बहुत सुंदर, अद्भुत, विलक्षण, पुरुष नहीं महापुरुष। हिंदी, अंग्रेजी, इंग्लिश, फारसी सब जानते हैं। समझ में आ गया? ये इंपॉर्टेंट था, इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, एक्स और वाई को। अब हम वाई पे आने वाले, तो कहां पर आ गए? भाबर क्लियर हो गया। एक बात बताइए, भाबर खेती के लिए अच्छा होगा कि नहीं? भाबर खेती के लिए अच्छा होगा? भाबर में खेती हो सकती है ना? भाबर
भाबर में खेती नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ मृदा मृदा तो है नहीं, पत्थरों में चट्टानों में कैसे करेंगे, चट्टानों में कैसे करेंगे, तो खेती के लिए अच्छा नहीं है, भाबर में खेती के लिए अच्छा नहीं होता। तो यहाँ आबादी ज्यादा होगी, यहाँ क्या आबादी ज्यादा होगी, नहीं यहाँ ज्यादा आबादी भी नहीं होगी, ज्यादा आबादी भी नहीं होगी। मैं ये भी बताना चाहता हूँ जो भी छात्र कभी पर्वतीय क्षेत्रों में गए होंगे तो क्या आपने ऐसा क्षेत्र देखा नदी के आसपास जो गोल पत्थर मिलते हैं, राउंडेड स्टोन्स, वो आपके मोस्टली भाबर में बड़े बड़े राउंडेड स्टोन्स होंगे, बहुत चिकने से होते हैं, नदियों से काटकर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये भाबर हुआ, आशा है आपको क्लियर हुआ और आप निश्चिंत होकर आप देख सकते हैं कंपटीशन नहीं है। आपको लगता है कोचिंग उद्योग में हजारों लाखों लोग आते हैं, इनके विचार सुनिए, इनके विचार सुनिए, ये विचार तोड़ फोड़ के आ जाते हैं। अब हम आ रहे हैं तराई में। तराई थोड़ी सी औसत जो है ना 15 से 20 किलोमीटर चौड़ी पेटी है और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारे अवसाद कुछ इस तरह के हो गए। इसी चित्र में बना लीजिए भाई ये पेटी, ये हमारी तराई पेटी है। आपने देखा अवसाद जो है इनकी आकृति बदल गई है। यहाँ पे जल भराव की स्थिति होती है, पानी तो आ रहा है, आप सोचिए नदी तो एक धारा में आ रही है, लेकिन अब नदी का अचानक उसका वो जो है धारा जो है फैलती सी जा रही है, नदी अपनी दिशा ग्रहण नहीं कर रही है, ऊपर से एकदम से पानी आया और वो सारा एकत्रित हो रहा है। तो ये क्या है, जल भराव का क्षेत्र है। ये क्या हो गया, जल भराव का क्षेत्र। तो भाबर के लिए क्या आप सबने एक अनुच्छेद लिख लिया, हैव यू रिटन वन सेंटेंस, हैव यू रिटन वन सेंटेंस, वन सेंटेंस का वन पैराग्राफ। अब हम तराई पे लिखने वाले, अगले पेज पे लिखवाऊंगा, नहीं तो विवेक कहेगा कुछ लिखवा दो। तो विवेक का पैसा वसूल कराएं और जितने लोगों को ऐसे जमुरा मिला हुआ है, जमुरा इधर खड़ा होकर हिंदी में बताओ, जमुरा उधर खड़ा होकर अंग्रेजी में बताओ, तो उनके लिए भी तराई। साउथ ऑफ भाबर कह सकता हूं, साउथ ऑफ भाबर लाइज वाटर, लिखो इसको, वाटर लॉक्ड ह्यूमिड बेल्ट। भाबर पेटी के दक्षिण में नम, आर्द्र व जल भराव की स्थिति वाली पेटी, 15 से 20 किलोमीटर चौड़ी, पूर्व में अधिक, पश्चिम में कम हो जाती है, बल्कि सिक्किम के बाद द्वार बन जाती है, द्वार कहलाते हैं। तो सिक्किम के जब हम पूर्व में जाते हैं, सिक्किम के जब हम पूर्व में जाते हैं तो इनको द्वार कहते हैं। द्वार को इस शब्द से मिला है द्वार। सो वाइडर इन वेस्ट, नैरो इन ईस्ट। जैसे जैसे आप पूर्व की तरफ आते जाएंगे हिमालय की तरफ ये हो जाए। सर जी क्रम से लिखाना नोट्स, अच्छा रफीक फिर से आया, रफीक को तो यार फिर से वो करें, बैन करें, ये रफीक बहुत दिन बाद आया ना, तो ये इवैपोरेशन करा रहा था, कह रहा क्रम से लिखाना। तो रफीक चाचा ऐसे क्रम से लिखा रहे हैं, पहला भाबर लिखा है रफीक चाचा, अब दूसरा तराई लिखा रहे हैं, तीसरा ये लिखाएंगे, और रफीक चाचा इसके पीछे क्रम में बताया। याद है ये जनरल ज्योग्राफी में भी रो रहा था, तब से सोचो, हमने बुकलेट ही दे दी, पूरी बुकलेट दे दी, ये तब से था सर नोट्स दे दो, ये आज तक हुआ हो गया, 1 साल हो गया कि नहीं। किस किस का मुल्क बना रहा होगा, सोचिए किस किस का मुल्क बना रहा है, इसने इवैपोरेशन सीखी, इसमें उसका जिम्मेदार भी शायद मैं ही हूँ कि पानी आया मतलब इवैपोरेशन हो जाए। चलिए तो ये क्रम में चल रहे हैं, तराई पेटी हिंदी में भी इंग्लिश में। तो पहला तो इसकी चौड़ाई हमने देखी, कहां पर ज्यादा, पश्चिम में ज्यादा, याद रखना पश्चिम में ज्यादा, पूर्व में कम है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है जो हमने बात की कि यहाँ पर महीन अवसादों के निक्षेप है, निक्षेपण से बनी, फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ फाइन पार्टिकल्स, डिपोजिशन ऑफ फाइन पार्टिकल्स। किसी ने कहा आपने उल्टा लिखा है, हाँ, ये शायद यहाँ पे पश्चिम पूर्व में गलती किया, यहाँ पर इंग्लिश में सही लिखा है, एक तो आप गेयर चेंज करा रहे हैं, पश्चिम में चौड़ा और पूर्व में, मेरी गलती है, पश्चिम में चौड़ा पूर्व में कम। ठीक है, इंग्लिश में मैंने लिखा वाइडर इन वेस्ट, नैरो इन ईस्ट। ठीक है, सभी लोग जिन लोगों ने ये देखा कि यहाँ पर एक गलती है तो आशा है आपने उसे सही कर लिया होगा, और मैंने भी आपका, और शायद इसीलिए चैट दिया जाता है, ऐसी चीजों में हम एक दूसरे की सहायता करें। लिख लिया? ठीक है, करेक्शन हो गया? ठीक है, अब किसी ने कहा कि सर वहां पर ना एनसीईआरटी में यहाँ इनको चौड़ा कहा गया, तो मैंने कहा बेटा वहां पर ना इन्हें द्वार कहा जाए, जब उस तरफ है वहां द्वार हो जाएंगे, तो द्वार में क्या हो जाएगा, वो क्षेत्र हो जाता है जहां पे पहाड़ी जो है मिक्स होती है। तो जब ईस्ट की बात होती है तो हम कहां तक जा रहे हैं, ब्रह्मपुत्र तक जा रहे हैं, तो एनसीईआरटी से तो एक आगे जा रहे हैं ना, एनसीईआरटी से एक आगे जा रहे हैं। ठीक है, और दूसरी बात किसी ने कहा कि सर ये जो है वर्षा से संबंधित है, नदियां आ रही है ना बच्चों, नदियां अपने घाट लेकर आ रही,
नदियां अपने घाट लेकर आ रही हैं। तो ये बने कैसे हैं, मैं आपको उसका एक मानक वो समझाना चाह रहा हूँ ताकि आप उसे समझें, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि द्वार क्या होते हैं, इनको ईस्ट द्वार कहते हैं। ये चीजें आपने देखा होगा, एनसीईआरटी में सीमित जानकारी होती है, मेरा काम और भी ज्यादा। तो नोट्स में 15 से 30 है, अब वही चलता रहेगा कि सर वो 15 से 30 है, 15 से 20 है। फिर मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसी चीज में हम फंसे रहेंगे, और जब रियल एग्जाम आएगा वहां ना 15 होगा ना 20 होगा। ये प्रश्न देख लीजिए आप पिछले वर्षों के प्रश्न में देख लीजिए कि आपसे कौन पूछ रहा है, 15 है या 20 है। भारत की आजादी की पहली लड़ाई कब हुई, 1857, 1858, 1857, साढ़े 1857, सवा, ऐसा तो नहीं आएगा। एनसीईआरटी में भी जानकारी, उसके अलावा भी किताबों में जानकारी, तो हमने औसत कर दिया। ये जब लिखा जाता है ना बच्चों, तो ये क्या लिखा जाता है, ये औसत है, कहीं पे बढ़ सकती है नहीं। द्वार को ही दुआब कहते हैं, तो बच्चों द्वार और दुआब तो अलग चीजें हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। द्वार कहां पता है, सिक्किम के पूर्व में, जब वहां पहुंचूंगा तो बता दूं, कंफ्यूज नहीं। ठीक है, वही नवसादों के निक्षेपणों से बनी है, ये फाइन पार्टिकल्स यहाँ पे डिपॉजिट होते हैं, और जैसा कि मैंने आपसे कहा, नदी उन्हें दृश्यमान हो जाती है यहाँ पर। रिवर रीअपियर्स, रिवर रीअपियर्स यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जल भराव केवल आती ही नहीं, जल भराव, वाटर लॉगिंग देखी जाती है। क्यों? क्योंकि ढाल कम है, पानी ज्यादा है, ढाल कम है, जल अधिक, स्लोप इज लेस, वाटर इज मोर, एंड पारगम्यता, परमिएबिलिटी भी कम हो गई कि नहीं हो गई? पारगम्यता, परमिएबिलिटी कम हो गई। तो सिक्किम के वेस्ट में होंगे द्वार, फिर से बता रहा हूं, सिक्किम के पूर्व में, पूर्वोत्तर में उन्हें द्वार कहा जाता है। अंशुमन त्रिपाठी द्वार क्यों कहते हैं, क्यों समय व्यर्थ कर रहे हैं, बताया, जब पूर्व की तरफ जाएंगे वहां द्वार भी समझाएंगे, पहले ये समझ लें। क्लियर होगा? जल भराव भी होगा, नदी पुनः दृश्यमान भी हो गई है यहाँ पर, तो इसको तराई कहते हैं। जल भराव की वजह से ये शब्द आया, तर होना, मतलब सैचुरेशन, मतलब कि ये सैचुरेशन यहाँ पर हो रही। अब दो चीजें आती हैं यहाँ पर। आपने मुझे बताया कि भाबर में खेती अच्छी नहीं है, भाबर में आपने मुझे बताया खेती नहीं होती है, यहाँ पर खेती हो सकती है कि नहीं हो सकती, जल्दी से बताइए। यहाँ पर खेती हो सकती है कि नहीं हो सकती? खेती, सवाल आप सबके सामने है, क्या ये खेती के लिए उपयोगी होगा? जो भी लोग बोल रहे हैं सर खेती के लिए उपयोगी होगा, तो आप खेती के बारे में ज्यादा जानते नहीं है भाई। जो आपकी फसल है, उनकी जड़ों को क्या चाहिए, उनकी जड़ों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। जब आपकी मृदा में जल भराव है, देयर इज वाटर लॉगिंग, द क्रॉप विल नॉट ग्रो। विशेष क्रॉप ग्रो करती है जहां पर पानी होता है। आपने मैंग्रोव सुना है कि नहीं बच्चों? मैंग्रोव आएगा, मैंग्रोव आ जाएगा, धान नहीं हो सकता, गेहूं नहीं हो सकता। धान थोड़े समय के लिए ठीक है, उनकी जो रोपण के लिए जो पहले वो किया जाता है, लेकिन उसके बाद भी तो ड्राई चाहिए। चावल के लिए पूरा का पूरा हमेशा ही पानी में नहीं बोया जाता है चावल, वो तो उनकी पौध तैयार करने के लिए होता है कि नहीं होता है? तो आपको अगर फसलें चाहिए, सीधा उदाहरण दे रहा हूं, आप 5 दिन पानी में खड़े रहिए, आपकी त्वचा क्या हो जाएगी, सोच के देखिए, सोच के देखिए। तो ये खेती योग्य नहीं है, खेती के लिए उपयुक्त नहीं है, नॉट सुटेबल। और क्योंकि आर्द्र भूमि है, तो यहां पर नमी ज्यादा होने की वजह से मच्छर या वेक्टर बॉर्न डिजीज बहुत होते हैं बच्चों। मलेरिया, फिलेरिया, आपने पूर्वी उत्तर प्रदेश में नेपाल की तराई पेटी में आपने ब्रेन फीवर नाम से बच्चों को मरते देखा होगा, जापानीज एंसेफेलाइटिस, दिमाग का बुखार, ये सारी की सारी बीमारियां यहां पर, ये सारी की सारी बीमारी की पेटी भी मानी जाती है। इसको मलेरिया पेटी कहा जाता है भाई, मलेरिया पेटी। अब बताओ, कृषि करोगे या जान दोगे? कृषि करोगे या जान दोगे? तो कह रहा है लोटस लगेगा, तो लोटस कौन कृषि में कर रहा है? तुम कहां से हो भाई? राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, कौन लोटस लगा के बैठा हुआ है? और कौन सा नदी है? लोटस भी कहां पर होता है? किसी ने कहा कमल खिलेगा, कमल कहां खिलता है भाई? जल में खिलता है, यहाँ जल थोड़ी है, मृदा है जिसमें दलदली है, क्या कमल दलदल में खिल रहा है? सोच के बताइए। ठीक है, यहां तक आ गया। तो भैया ये बताइए कि यहां पर क्या होगा? यहां पर हुआ प्रकृति ने करामात की, प्रकृति ने कहा उष्ण भी है, आर्द्र भी है, तो भाई हम क्या करें? यहां पर क्या होता है बच्चों, आप ही के चित्र में बना लीजिए, घने जंगल होते हैं, और जंगल की वजह से ये जो हमारी पेटी है वन्य जीवों के लिए विशेष हो जाती है। खेती नहीं है, लेकिन वन प्लस वन्य जीव, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप देखेंगे उत्तराखंड में, सिक्किम में, पूर्वोत्तर में, इवन उत्तर प्रदेश की भी नेपाली हिस्से में, नेपाल की सीमा के पास दुधवा, जहां आपने सुना कि यहां पे राष्ट्रीय उद्यान मिलेंगे, है या नहीं? है कि नहीं? समझ में आया? तराई पेटी कितने लोगों को समझ में आ गई? तराई पेटी, मलेरिया बेल्ट, कृषि, कितने लोगों को समझ में आ गई? भाबर तराई समझ में? विचार समझ विकसित करनी। मखाना क्या नहीं हो सकता? विश्वनाथ, क्या देखिए आप सोच रहे हैं हम कृषि की बात कर रहे हैं, आप बताइए कृषि में खाद्यान्न पहले आते हैं ना? आपको लगता है मखाना लगाने पहुंच जाएगा? मलेरिया हो रहा है, मखाना लगाने आएगा, ये सीमित ज्ञान है, इसको पता है। वो एक कमल आया था, दूसरा उससे मखाना लगा रहा है, कमल मखाना का तालाब में लग रहा है, दलदली मिट्टी में, दलदली मिट्टी भी नहीं देखी ना, तो कृषि जानते हो बेटा, ना हिंदी जानते हो, ना इंग्लिश जानते हो, ना शहर जानते हो, ना गांव जानते हो, पैसा जुगाड़ करके बकलास ले लिया हो, है कि नहीं? मैं कई बार कहता हूं कि भाई किडनी लोगे क्या मास्टर जी? की किडनी तो पता नहीं, अंतड़ी तो दे दिया भाई, इंटेस्टाइन तो लग गई। अब ये क्या हुआ? ये प्रकृति है, ये क्या है? ये प्रकृति की देन है। इस पर आएगा मानव। कौन आएगा? मानव आज प्रकृति के ऊपर है, मानव आज प्रकृति के ऊपर है, ठीक है? तो मानव ने कहा कि भाई ये भूमि जो है बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन आपको बताना चाहता हूं, लिखना बंद करिए, ध्यान दीजिएगा, बहुत अहम चीज बताने जा रहा हूं, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान बना, पाकिस्तान का कुछ नहीं था, वर्चस्व ही नहीं था, भारत से तो निकला, तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा, कुछ समझ, उसके बाद क्लास भी खत्म हो जाएगी, फिर जल्दी ही वो करते हैं, तो अपना ये सब बात करना बंद करें। तो अब बहुत से लोग विस्थापित हुए,
तो भारत सरकार क्या उनके लिए पलके बिछाए बैठी थी? क्या उनके लिए पलके बिछाए बैठी थी? या ये भारत में वापस आइए और भारत की सबसे बढ़िया भूमि में आपको हम बसाएंगे, हाँ या ना? हाँ या ना? क्या भारत सरकार पलके बिछाए बैठी थी? नहीं बैठी थी। बहुत ही ज्यादा मतलब द ब्लडीएस्ट पार्टीशन इन द वर्ल्ड, इससे ज्यादा खून खराबा कभी नहीं देखा गया था। इतना ज्यादा नृशंस वो पार्टीशन था। अब लोग आए हैं, उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, रहने के लिए कोई जगह नहीं है। भारत सरकार ने उनके जगह पर रेफ्यूजी कैंप बनाए। फिर भारत सरकार ने कहा इनको बसाना है, तो कहां बसाएं? तो भारत सरकार को आइडिया आया, यहां बसाते हैं। तराई में कौन बसेगा? रेफ्यूजी बसेगा। सर लेकिन क्या करेगा? कृषि करेगा। तो कृषि कैसे करेगा? तो कृषि संभव नहीं है, कृषि तो संभव ही नहीं है, कृषि संभव नहीं है। अच्छा सर यहाँ तो मलेरिया भी है, हाँ मलेरिया भी है, तो ये लोग तो वैसे भी मर रहे हैं, ये लोग तो वैसे भी मर रहे हैं। सरकार ने काम किया, सरकार ने कहा समस्या क्या है? समस्या है जल भराव, समस्या है जल भराव। तो भारत के इंजीनियर को बुलाओ और इंजीनियर से कहो कि जल निकासी कराए। तो ये क्या होता है जल निकासी? एक बात बताइए, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। एक सतह पे पानी भरा हुआ है, एक सतह पे पानी भरा हुआ है। अगर मैं एक ढलान वाली नाली उसके पास बना दूं तो क्या वो पानी सारा बह जाएगा कि नहीं बह जाएगा? बह जाएगा। तो इंजीनियरिंग तरीकों से हमने क्या किया? एक ढाल बनाई, जो ये जो पानी आकर यहाँ पर रुक रहा है, इस पानी के बहाव की निकासी की योजना बना दी। इसको क्या कहा गया? रिक्लेमेशन ऑफ या ड्रेनिंग ऑफ तराई। तो इंजीनियरिंग सॉल्यूशन से लिखना नहीं है, ये आपकी समझ बता रहा हूं मैं, समझ बता रहा हूं आपको कि हमने क्या किया। हमने इंजीनियरिंग सॉल्यूशन से थोड़ी सी ढाल बना दी, तो जो पानी यहाँ पर रुक रहा था, पानी तो हमेशा ढाल के उस पे जाता है ना, स्लोप पे जाता है, तो पानी जो है जाना शुरू हुआ। उसके बाद हमने क्या किया? दूसरी चीज एक और काम कर दो, वन का कटाव कर दो, डिफॉरेस्टेशन कर दो। दो चीजें हट गई। एक तो बहुत सारे वन है, बहुत सारे वन है, काट डालो, और जो पानी भर रहा है इसे थोड़ा सा ढाल देकर पानी निकाल दो। मृदा तो है आपके पास, मृदा है या नहीं है? क्या कृषि योग्य हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? कृषि योग्य हो जाएगी। तो यहाँ पे बहुत सारे विस्थापित रेफ्यूजीज को यहाँ पर सरकार ने बिछाया। तो आप उत्तराखंड के दक्षिण में आइए, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की सीमा पर देखिए, उधमपुर और ये सारी चीजें जितने भी हैं, उधम सिंह नगर और ये सारी जितने भी सिद्धार्थनगर की किसी ने कहा, यहाँ पे खूब कृषि होती है, खूब कृषि होती है। एक और बात बताऊं, ये जो लोग अपना घर छोड़ने के लिए बाध्य हो गए, रेफ्यूजी जब आता है ना, वो अपने मन में जोश लेकर आता है कि मेरा कोई घर नहीं है, मुझे नई जगह को अपना घर बनाना है। उन्होंने यहाँ अथक प्रयास किया और मैं बता रहा हूँ हरित क्रांति का बहुत बड़ा वर्ग यहाँ से भी बहुत तगड़ी कृषि करके हमारे गेहूं और सारे उत्पाद करता है। ये दिखाता है मानव की क्षमता क्या हो सकती है। तो पीलीभीत तक किसी ने कानून बात की, पीलीभीत तक जो आपने किसान आंदोलन में भी कुछ आपने देखा कि वहां पर कुछ वायलेंस हुआ, और ये वही वाली पेटी है जिन्होंने गन्ना भी काम किया, धान भी काम किया, बाकी चीजें भी की। इस जगह को जो यहाँ पर बहुत आसान नहीं थी, इन सारी परिस्थितियों विपरीत परिस्थितियों में भी पैदा किया। अब एक बात बताइए, ये वहां जाके पैदा कर सकते हैं? आपके लिए तो केजीएस ने अनुकूल परिस्थितियां की हैं, आप मजाक करते हैं इस प्लेटफॉर्म का, आप इस प्लेटफॉर्म का उपयोग नहीं करते। यहाँ पे तराई में सारा उन्होंने अपना भविष्य बदल दिया। सोच के देखिए, इसमें तो नुकसान होगा, बिल्कुल नुकसान होगा। नुकसान क्या है? आज भी क्या आपने उत्तर प्रदेश में यही अभी बात हो रही थी, पीलीभीत की बात हो रही थी, सिद्धार्थनगर की बात हो रही है, क्या यहाँ पर आज भी जैपनीज एन्सेफेलाइटिस से बच्चों की मौत होती है कि नहीं होती? तो वेस्ट चंपारण बिहार में जो भी उत्तरी जो तराई पेटी आएगी, तराई पेटी आनी है भाई, तो तराई पेटी का एक मानवीय पहलू भी है। तराई पेटी ये तो भौगोलिक पहलू है ना बच्चों, लेकिन जब मानवीय पहलू आता है तो ये दिखाता है कि मानव के पास अगर इच्छा शक्ति है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, नेतृत्व है, एक सोच है, एक सरकार है, तो वो कर सकती है। यहाँ पे क्या लगा? इंजीनियरिंग लगी, हमने इंजीनियरिंग लगाई और वनों को काट दिया। नुकसान, वन काटे, तो ये किसका घर था? ये वन्य जीवों का घर था, ये उनका आश्रय था। तो हमने अपने देश की जैव विविधता से टक्कर ली कि नहीं ली? जैव विविधता से हमने टक्कर ले लिया। अब हमारी जैव विविधता से ह्रास हो रहा है। आज ही मैंने हिंदू अखबार में पढ़ा, एक मेरे ख्याल से अंदर एक आर्टिकल आया, क्यों मानव और मनुष्य और वन्य जीवों में टकराव बढ़ रहा है। क्या हम उनके आवास में घुसे या नहीं घुसे? सो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने का एक कारण यह है कि वो हमारे आवास में नहीं आए, हम जाकर उनके आवास में घुसे। अब ये सोचिए, ऐसे विचारों पे प्रश्न आते हैं और हम क्या करें? सर हिंदी में बताइए, सर इंग्लिश में बताइए, सर वो स्पेलिंग आपने गलत लिखी, सर क्रमवार तरीके में कराइए, सर जमुना सर इंटेस्टाइन ठीक है, सर आपकी माइक चल रही है, बताइए। सर तमिलनाडु का मैटर, हाँ बिल्कुल वो तमिलनाडु के संदर्भ में आया, मैंने आपको इसलिए उसको पूरे आर्टिकल को नहीं कहना चाहा। तो सिद्धार्थनगर तराई पेटी, और यहाँ अभी क्या हो रहा है सिद्धार्थनगर में कोई बताना चाह रहा है, यहाँ अभी मच्छरों का पूर्ण रूप से निपटान नहीं हो पा रहा। बेटा ये प्रकृति हमारे साथ जुड़ी हुई है ना, प्रकृति ने यहाँ पे मच्छर दिया, प्रकृति ने यहाँ पे जीव दिया, प्रकृति ने यहाँ पे जल भराव दिया कि नहीं दिया? सर वो हाथी वाला केस बिल्कुल है बेटा, लेकिन वो दक्षिण भारत के संदर्भ में है, केरल के संदर्भ में आर्टिकल है, ठीक है। सभी लोगों को मुझे नहीं पता ये एनसीईआरटी में दिया या नहीं दिया। एनसीईआरटी में रिक्लेमेशन ऑफ तराई से किस तरह से भूमि निकाली गई, कृषि योग्य भूमि, और वहां पे मानव बस्तियों को बसाया गया, इसमें चुनौती है या नहीं? तो इंग्लिश का नोट्स हिंदी में दीजिए भैया, सुनिए, पहले हिंदी में ही डाला, फिर अंग्रेजी वाले बच्चों ने अनुरोध किया कि सर अंग्रेजी में भी डाल दीजिए, तो इंग्लिश में भी, दोनों भाषाओं में है, दूसरा क्लिक कर लो भाई, ठीक है, समझ में? क्लियर? सर हम सिद्धार्थनगर से, तो समझ लीजिए उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की सीमा और नेपाल उत्तर प्रदेश की सीमा, ये उस पेटी की बात हो रही है। व्यवहारिक चीजें बता रहा हूँ, एनसीईआरटी की भी है। ये पेटी समझ में आई कि नहीं आई? खादर भाबर समझ में आ गया, अब हम क्या करेंगे? मैदान करेंगे, और आप देखेंगे कि मैं सिर्फ आपको सूचना नहीं दे रहा हूं, यहाँ नदी आई तो यहाँ पत्थर हो गया, यहाँ पर ये हो गया, उनसे जुड़े हुए ये भी पहलू लेकर आ रहा हूँ कि क्या यहाँ पे चुनौती। और एक और बात बताऊं, भारत, एक और मृदा में बताऊंगा, भारत की मृदा में नाइट्रोजन का अभाव है, इसलिए यूरिया फर्टिलाइजर चाहिए होता है। तराई की मृदा अकेली मृदा है जिसमें नाइट्रोजन का अभाव नहीं है, यानी मृदा में नाइट्रोजन भी है, उर्वरक भी था, हमने काटा और उसके बाद इस पर काम किया, ठीक है। तो आज हमारी पहली क्लास थी, किस पर? पहली क्लास थी हमारी क्लास मैदानों पर, आज की पहली क्लास है। हिमालय पर भी मैंने 2 क्लास ली, मैदानों पर भी 2 दूंगा, तो ये बचे हुए मैदान की भी बात करूंगा, इनसे जुड़े हुए मुद्दों की भी बात करूंगा, और उसके बाद तटीय मैदान कल खत्म कर दूंगा। क्लास का समय 3 से 5, मैं 2 घंटे पढ़ा पाया, मुझे अपने पर काफी अच्छा लग रहा है कि मैं 2 घंटे और खड़ा रहा। सुबह भी मैंने 2.5 घंटे पढ़ा है, दवाई काम कर ली, तो फिर से दवाई लूंगा, कल फिर आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज आपने देखा किस तरह से लोगों ने अपना इच्छा शक्ति से अपना भाग्य बदला है, इस तरह से डरे हुए, घबराए हुए, बेचारे से और वाहनों के पीछे छुपते हुए छात्र ना बने। ये क्लास केजीएस का ये बैच आपका अपना बैच है, इस बैच की वैल्यू करिए और इस बैच से जो निकाल सकते हो निकालिए और अपना भी बेच दीजिए। धन्यवाद, कल मिलेंगे।